खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, इस्तकबाल आप सबका बहुत बहुत स्वागत। 8:36 हुआ चाहते हैं। प्रोग्राम सलाम जेकी के साथ जम्मू के स्टूडियो से बराह रास्त में हूँ आसिफ रशीद। हमारा और आपका साथ हमेशा की तरह इस प्रोग्राम में 10 बजे तक रहने वाला है। कई ऐसे मौज़ूआत, खबरें, तज्ज़िया और तबसरा जो इस प्रोग्राम का हिस्सा रहेंगे, जो आज सबसे ज़्यादा सुर्खियों में है या हमारी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। मकामी, कौमी और बैनुल अक़वामी सतह की खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों पर मबनी प्रोग्राम सलाम जेके में आज ऐसे मामलात भी हैं जो आपसे बराह रास्त जिनका आपका लेना देना है। अवाम से जुड़े मामलात, अदालतों में जम्मू कश्मीर के ताल्लुक से जिक्र, बड़े फैसले, ऑब्जर्वेशंस, जजमेंट्स, इस ताल्लुक से प्रोग्राम में आगे चलकर बात होगी। और स्पेशल सेगमेंट जिसमें आप और हम सब एक ख़ास मेहमान के साथ गुफ्तगू शनीद करते हैं, आपके सवालात पहुँचते हैं मेंटल हेल्थ के इशूज़ से या मेंटल हेल्थ रिलेटेड इशूज़ पर। वो जो सवालों का और जवाबात हासिल करने का एक सिलसिला हमने शुरू किया है, उस स्पेशल सेगमेंट को मज़ीद आगे ले जाएंगे। अब तक 3 दर्जन के आसपास जो मेहमानों के ओपिनियंस या फिर सेगमेंट्स हैं वो हमने इकट्ठे किए हैं और डिटेल वाइज तबसरा आगे चलकर करेंगे। इस ताल्लुक से आज एक और ख़ास मेहमान हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। कुछ बड़ी खबरें जब प्रोग्राम में आप तक पहुँचेंगी तो आपको बताएंगे कि इंतज़ामिया की जानिब से कार्रवाइयाँ भी मुख्तलिफ मकामात पर हुई हैं, कुछ एक जगहों पर कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। और एक ऐसा इलाका जहाँ पर इंतज़ामिया से पूछ कर खाना भी लोगों को फराहम किया जा रहा है। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है उस इलाके में आपको लिए चलेंगे, तफसीलात आपके सामने थोड़ी देर में रखेंगे। मुसाफिरों को बदलते मौसम के बीच अगरचे राहत थी, लेकिन इंतज़ामिया की कुछ कामों की वजह से मुश्किलात हैं, रुकावटें खड़ी इस वक्त हो रही है, परेशानियां बढ़ रही हैं। इस ताल्लुक से आगे चलकर बात करेंगे। बात उन लोगों की भी जो देश को अन्न देने का काम करते हैं, किसानों की बात होगी, सड़कों पर हैं लेकिन फिर से दिल्ली कूच का ऐलान किया गया है। मुकम्मल तफसीलात थोड़ी देर में मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल से भी आपको वाकिफ़ कराएंगे। ताज़ा तरीन और लेटेस्ट डेवलपमेंट्स क्या हैं, ये सारी तफसीलात आगे चलकर, लेकिन उससे पहले फॉर्मेट के मुताबिक आगे बढ़ना है। मेरे साथ ज़हूर लोलाबी स्टूडियो में मौजूद हैं। सबसे पहले आज के दिन से जब प्रोग्राम की शुरुआत हुई है, जुमे का दिन है, ग्रेगोरियन कैलेंडर के मुताबिक आज तारीख 17वीं आती है, 17 जनवरी। हिस्ट्री ऑफ द डे में खास क्यों है, ज़हूर बताएंगे। बहुत शुक्रिया आसिफ। तो नाज़रीन, प्रोग्राम की शुरुआत फॉर्मेट के हिसाब से हिस्ट्री ऑफ द डे के साथ करेंगे कि माजी में आज के दिन की अहमियत क्या है, क्या कुछ वाक़ात कौमी और आलमी सतह पर आज के दिन हुए हैं, वो एक एक करके आपके सामने रखेंगे। और आपको बता दें कि आज जुम्मतुल मुबारक का दिन है, 17 जनवरी और साल 2025। लेकिन माजी में आज के दिन क्या कुछ हुआ है, एक एक करके वो आपके सामने आ रहा है। और आपको बता दें कि आज के दिन 17 जनवरी 1989 में कर्नल JK बजाज कुतुब शुमाली पहुंचने वाले पहले हिंदुस्तानी बने जो नॉर्थ पोल पर पहुंचे। और 1995 में आज के दिन जापान में 7.2 की शिद्दत से आए ज़िलज़िले से 5372 अफराद की मौत हुई। कई लोग इसमें बेघर हुए थे। 1998 में आज के दिन अमेरिका के साबिक सदर बिल क्लिंटन और मोनिका लेविन्स्की का मुआशका रोशनी में आया, ये चर्चे में आ गए। 1946 में आज के दिन अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल का पहला इजलास मुनक़्क़द हुआ, इसकी शुरुआत भी आज के दिन हुई थी। 1601 में 17 जनवरी को मुग़ल बादशाह अकबर सिरगढ़ के किले में दाखिल हुए और यहाँ अपनी हुकूमत कायम की। 1757 में आज के दिन जर्मनी ने प्रेशिया के खिलाफ ऐलानी जंग किया। दोनों मुल्कों के दरमियान आज के दिन जंग का आगाज़ हुआ। और 1948 में 17 जनवरी को नीदरलैंड और इंडोनेशिया जंग बंदी पर रजामंद हुए, दोनों के दरमियान इत्तेफाक हुआ और अमन कायम होने पर रजामंद हो गए। 1951 में आज के दिन चीन ने कोरिया से जंग बंदी से इनकार किया, इसकी शुरुआत भी आज के दिन हुई थी। और 1987 में टाटा फुटबॉल एकेडमी का क़याम अमल में आज के दिन आया था और फुटबॉल के हवाले से ये एक अहम पेशरफ्त थी। इस बड़ी एकेडमी का क़याम भी आज के दिन अमल में लाया गया था। 1945 में आज के दिन रूसी फौजियों ने नाजी फौज को हटाकर पोलैंड की राजधानी वारसा पर कंट्रोल हासिल किया, अपना कब्जा यहाँ पर जमाया था। 1951 में जनरल अयूब खान ने बरतानवी जनरल ग्रेसी की जगह अफवाज पाकिस्तान के कमांडर इन चीफ का ओहदा संभाला। पाकिस्तान फौज की कमान आज के दिन इन्होंने अपने हाथ में ली थी। 1928 में आज के दिन पहली ऑटोमेटिक फोटोग्राफिक फिल्म डेवलपिंग मशीन का पेटेंट कराया गया, ये भी आज के दिन तैयार हुआ था और एक अहम पेशरफ्त टेक्नोलॉजी के दुनिया में पहली ऑटोमेटिक फोटोग्राफिक फिल्म डेवलपिंग मशीन आज के दिन इसका पेटेंट भी हुआ था। ये चंद अहम वाक़ात थे कौमी और आलमी सतह के जो हमने आपके सामने रखें कि आज के दिन माजी में क्या कुछ हुआ है। लेकिन बात अब हाल की करेंगे और सबसे पहले बात गजा की करेंगे, क्योंकि गजा के लोगों के लिए
कोई राहत का इम्कान नहीं है, क्योंकि एक बार फिर से जो जंगबंदी का मामला चल रहा है उस पर अभी हतमी फैसला जंगबंदी पर नहीं हुआ है और इस्राएली काबीना ने जंगबंदी को मंजूर नहीं किया है। और जो नेतन्याहू है वो इल्ज़ाम हमास पर लगा रहे हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू ने जंगबंदी माहिदे में रुकावट के लिए हमास को जिम्मेदार ठहराया है। नेतन्याहू को हुकूमत इत्तेहाद में बढ़ती हुई कशीदगी ने अमेरिकी सदर जो बाइडेन और अहम सालिस कतर की जानिब से इसके मुकम्मल होने के ऐलान के सिर्फ एक दिन बाद इस माहिदे पर अमल दरामद के बाद में खदशात को जन्म दिया है और फिलहाल इस जंगबंदी पर कोई हतमी फैसला नहीं हुआ है। एक तरफ से जहाँ उम्मीद की जा रही थी कि गजा के लोगों को कहीं ना कहीं अब राहत मिलेगी, क्योंकि अब तक करीबन 47,000 लोग इस जंग की वजह से उन्हें हलाक कर दिया गया, उन्हें शहीद कर दिया गया, और अब जबकि राहत की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन फिलहाल गजा के लोगों के लिए कोई भी राहत नहीं है, क्योंकि जंगबंदी पर अभी भी हतमी फैसला नहीं हुआ है। आप सबको याद होगा कल इसी प्रोग्राम में हमने आपको बताया था कि हमास और इजराइल के दरमियान बातचीत हुई है। कतर के वज़ीर आज़म की जानिब से अब तक कोशिशें की जा रही थी, लेकिन इजराइल की काबीना के, क्योंकि अगर मुत्तफिक दोनों फरीकैन हो जाएं कि हमने क्या करना है, शराइत को मानना है, एक दूसरे पर जो ज़ाब्ते लागू करने की बात हो रही है उसके मुताबिक काम हो, तो फिर होना चाहिए। लेकिन इजरायली काबीना से जंगबंदी डील की मंजूरी अभी तक नहीं ली जा सकी और नेतन्याहू के हमास पर इल्ज़ामात के बीच काबीना का इजलास, जब इस वक्त भी हम आपको अपडेट कर रहे हैं प्रोग्राम सलाम जीके में, तो वो इजलास या जो कैबिनेट की मंजूरी है वो बिल्कुल भी नहीं हुई है और मुआहिदे से पीछे हटने का इल्ज़ाम हमास पर डालते हुए एक बार फिर से शायद बचने की कोशिशें हो रही हैं। ऐसे में वो तमाम लोग जो दोनों तरफ से अपने प्यारों का इंतजार कर रहे थे, एक तरफ वो लोग जो मुगवी हैं साल 2023 में 7 अक्टूबर को हमास ने अपने साथ लिए, जिनको यरगमाल बनाया गया, एक तो वो जो ज़्यादातर यहूदी हैं, इजराइल के हैं, दूसरी तरफ लाखों फ़लस्तीनी या तो कुछ जेलों में हैं, कुछ को सजाए मौत की सुनाई गई, कुछ लोगों को जेलों के अंदर और कुछ को गजा शहर के बाहर मारा गया। उन तमाम लोगों का अगर कोई बचा भी है, अगर कोई जिंदा है, तो फिर शायद वो इंतज़ार भी तवील हो रहा है। हुकूमती इत्तेहाद में इख्तलाफात खुलकर सामने आ रहे हैं इजराइल के अंदर और नेतन्याहू के इंतहाई दाई बाजू के इत्तेहादियों ने हुकूमत से अलग होने की भी धमकी दी है। इधर गजा जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई के मुआहिदे में नेतन्याहू के हैरान को लचक से इजराइल की जो राइट विंग है उसको भी परेशानी हो गई है। वो ये मानते हैं कि इस तरह का फैसला बिल्कुल भी सही नहीं है और बराह रास्त दबाव में इस वक्त मुमकिना तौर पर नेतन्याहू आ गए हैं, जिससे हुकूमत को भी एक तरह का खतरा है। दूसरी तरफ आप देखेंगे तो इस मुआहिदे के तहत होना क्या था, 70 फ़लस्तीनी जो पिछले 12 से 15 घंटों में जब ये डील पक्की करने वाली बात हो रही थी तब से शहीद हो चुके हैं। 700 मैट्रिक तक खुद को महदूद करना सरहद के अंदर इजरायली फौज जो है वो गजा के अंदर करेगी, ये भी एक शर्त थी। 2000 फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा किया जाएगा, 250 कैदी इसमें शामिल है जो इजरायली जेलों के अंदर उम्र कैद की सज़ा काट रहे हैं। ये भी मुआहिदे में कल तय पाया था और जेलों के अंदर उम्र कैद की सज़ा काटने वाले लोगों को, बहुत सारे लोगों को इजराइल माफ़ करेगा, ये डील के अंदर लिखा गया था। 6 हफ्तों के दौरान यानी तकरीबन 42 से 39 दिनों में 100 यरगमालियों में से 33 को एक तवील मुद्दत के बाद, महीनों की कैद के बाद हमास भी रहा करेगा, ये भी वादा किया गया था। हालांकि ये बताना या कहना बहुत मुश्किल है कि इनमें सभी जिंदा हैं, क्योंकि जिस तरह की सूरत हाल रही, कई बार ये भी हमास ने बयान जारी किए कि जिन इलाकों के अंदर गजा में शहर के अंदर हमले हुए, उन इलाकों में उनने वो कैप्टिव्स या जो यरगमाली थे वो रखे हुए थे, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हुआ। तो ऐसे में गजा से बाहर सफ़र की इजाज़त इजराइल ज़ख्मियों को इलाज के लिए जाने की देगा। ये सारी कन्फर्मेशन इस डील में हुई, लेकिन जो फाइनल राउंड है एतवार से पहले 19 तारीख परसों है, जहां से डील का आगाज होना था, उससे पहले ये इल्जामात लगना शुरू हुए और सियासी मुबस्सरीन या पॉलिटिकल पंडित्स का ये ख्याल है कि अगर नेतन्याहू ये डील फाइनल कर देते हैं तो उन पर हुकूमत गिरने या ख़त्म करने का दबाव भी इंतहाई दाई बाजू के जो इत्तेहादी है वो बना सकते हैं, जो फ़लस्तीन को लेकर बिल्कुल भी नरम रुख नहीं रखते हैं। अब सूरत हाल ये है कि एतवार तक डील पक्की होगी या नहीं। एक तरफ जश्न का माहौल इजराइल के अंदर भी और फ़लस्तीन के अंदर भी, लेकिन दूसरी तरफ बड़ा सवाल ये भी अब पूछा जा रहा है कि सीज़ फायर के बाद कंट्रोल कौन करेगा। फिर वो इलाके जिन इलाकों के अंदर लोगों को इनखला पर मजबूर किया गया, उन इलाकों की जिम्मेदारी कौन संभालेगा, ये एक बड़ा सवाल अपने आप में जो परेशान बहुत सारे लोगों को कर रहा है। लेकिन ये तब मुमकिन होगा जब हमास और इजराइल मुत्तफिक हो जाएंगे ऐसी सूरत हाल बनाने में कि दोनों तरफ से रास्ते साफ हो
हो सके। ये तो एक बात आपके सामने, लेकिन गजा के मामले पर आप सब जानते हैं इजराइल और ईरान आमने सामने थे। और दूसरी खबर की तरफ आपको लिए चलेंगे और बात जरा रशिया की भी करेंगे। ईरान और रूस ताल्लुकात बहुत गहरे हैं। ईरान को जब जब निशाना बनाने की कोशिश वेस्ट की तरफ से की गई है, रूस उनकी राह में रुकावट बना है और ईरान के लिए बचाने का काम या फिर उसके तहफ़्फ़ुज़ के फराहमी का यकीनी तौर जो वादा किया जाता रहा, उसका आप कह सकते हैं कि अज़्म का इयादा किया जाता रहा। लेकिन ईरानी एटमी तंसीबात पर रूस ने हमला नाकाम किया है। ये बड़ी खबर आज इसलिए है क्योंकि एटमी तंसीबात पर पेजर धमाकों की तर्ज पर ईरान पर हमले की तैयारी थी। रूस की एक बड़ी एजेंसी की तरफ से दावा किया गया है कि इजराइल ने जैसे लेबनान के अंदर 17 सितंबर 2024 को किया, उसी तरीके से यहां पर हमला करने की कोशिश हुई। और रूसी खबरसा एजेंसी के इस दावे के मुताबिक ईरानी एटमी तंसीबात पर पेजर धमाकों की तर्ज पर एक बड़ा हमला होना था जो नाकाम बनाया गया। ईरान के नायब सदर जवाद जरीफ का हवाला देते हुए बताया गया कि यूरेनियम अफजूदगी के लिए इस्तेमाल होने वाले गैस सेंट्रीफ्यूज के प्लेटफॉर्म में बम नस्ब था, जिसे नाकारा बना दिया गया। और जवाद जरीफ ने इस कार्रवाई के पीछे इजराइल के मुलव्विस होने का इशारा भी दिया। जवाद जरीफ ने ईरानी मीडिया को इंटरव्यू देते हुए लेबनान में होने वाले पेजर धमाकों पर बात की और ये भी कहा कि इजराइल को पेजर धमाकों की तैयारी के लिए बहुत वक्त लगा, लेकिन शायद पाबंदियों के बायस ये धमाका मुमकिन नहीं हुआ। आप सब जानते हैं कि इजराइल ने एक हमला किया था ईरान पर, जो बाहरी इलाके थे तेहरान के, उन पर हमले हुए थे और फिर जवाबी कार्रवाइयां की गई। तिल अबीब के आसपास जहां हमने 180 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स को दागते हुए देखा और खबरें सुनी। इसके बाद इजराइल जवाबी हमला करेगा और पेजर धमाकों की तर्ज पर ईरान के एटमी तंसीबात को निशाना बनाया जा सकता है। ये बार बार खबरें आ रही थी। बिलाखिर वो खबर सही साबित हुई। पाबंदियां बहुत सारी थी, इंटरनेशनल लॉज हैं, इम्प्लीकेशंस ऐसी हैं जिसके बाद शायद इजराइल ये कर नहीं सका। लेकिन खबरसा एजेंसी के बड़े दावे के मुताबिक गैस सेंट्रीफ्यूज के प्लेटफॉर्म में बम नस्ब किया गया था। ईरान का ये बड़ा प्रोजेक्ट फेल करने की कोशिश थी। पाबंदियों के बायस किसी पैदावारी इदारे से बराह-रास्त खरीदारी करना मुमकिन नहीं होता, जिसके बायस किसी तीसरे जरिए से खरीदारी करनी पड़ती है। अगर इजराइल सप्लाई चेन में दाखिल हो जाता तो वो चाहे कर सकता था, वो हमला कर सकता था या इस तरह का धमाका करके इस बड़े प्रोजेक्ट को नुकसान पहुंचा सकता था। मिसाल देते हुए बताया गया कि ईरानी एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन ने सेंट्रीफ्यूज खरीदारी तो मालूम हुआ कि इसके अंदर धमाका खेज मवाद नस्ब था, जिसका माहिरीन ने पता लगाया। लेकिन जवाद जरीफ के मुताबिक ये वाकया उन पाबंदियों की वजह से हुआ जिनसे ईरान को बचना पड़ा और इनके बायस माली नुकसान के साथ ईरान की सलामती को भी नुकसान पहुंचा। ये बड़ी डेवलपमेंट है। ईरान जिस हिसाब से 80% से ज्यादा काम एटमी तजर्बे पर कर चुका था या एटमी तंसीबात पर काम मुकम्मल हुआ था, बहुत जल्द अपने मंसूबे में वो कामयाब होने वाला था। उससे पहले ये रिपोर्ट सामने आ गई जो इस बात की तरफ इशारा कर रही थी कि ऑल इज नॉट वेल। इसके बाद अमेरिका का रद्देमल क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर जहां हमने देखा है कि इस तरह की खबरें जब जब आई, ईरान को निशाना बनाने वाली बात आई, तो रूस भी हमने कई मरतबा देखा कि वो ईरान के बचाव में आया। आज सूरत हाल यहां तक पहुंच गई है कि एक बड़े धमाके से, बड़े नुकसान से ईरान को बचाया गया। ये दावा रूस की जानिब से किया गया, लेकिन इस पर ऑफिशियली कोई बड़ा स्टेटमेंट हुकूमती सतह पर ईरान की जानिब से अभी तक जारी नहीं किया गया है। आगे बढ़ते हैं। इससे पहले हम दिल्ली या दीगर खबरों के नुकसान इस वक्त उठाना पड़ा है। एक कश्ती हादसे का शिकार हुई है, 80 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और इस सानहे में 44 पाकिस्तानियों के मारे जाने की तस्दीक पाकिस्तानी हुकूमत ने ऑफिशियली कर दी है। मौरितानिया से गैरकानूनी तौर पर एक कश्ती स्पेन जा रही थी। इस हादसे में 36 अफराद को जिंदा बचा लिया गया है, ये कंफर्मेशन की जा रही है। लेकिन इतलात के मुताबिक 44 पाकिस्तानी शहरियों समेत अभी तक 80 से ज्यादा मुहाजिरीन मारे जा चुके हैं। 86 तारकीन वतन इनकी कश्ती 2 जनवरी को मौरितानिया से रवाना हुई थी और मोराक्शी हुकाम के मुताबिक, मोरक्को के मुताबिक किसी कश्ती में इस कश्ती में 66 पाकिस्तानी सवार थे। 36 अफराद को बचाया गया। 12 जनवरी को स्पेन मेरीटाइम रेस्क्यू को कश्ती की गुमशुदगी की इतला मिलती है। दूसरी जानिब स्पेन मेरीटाइम्स ने तरदीद करते हुए कहा कि तारकीन वतन की कश्ती से मुतल्लिक मालूमात नहीं थी, लेकिन हादसे के बाद में जब वजूहात मालूम की गई तो पता चला कि तकनीकी खराबी और ओवरलोडिंग की वजह से यह हादसा पेश आया है, जिसमें 86 लोगों की मौत हो गई है।
आज जाकर कंफर्म ऑफिशियली हो गया है। तो वो जो कश्ती 80 से ज्यादा मुहाजिरीन को लेकर लापता हुई थी, उसकी कंफर्मेशन हुई है कि वह हादसे का शिकार हुई है। 12 नौजवान 4 माह कबल यूरोप के लिए पाकिस्तान से इतलात के मुताबिक, जो अहले खाना भी तस्दीक कर रहा, रवाना हुए थे। पैसे न मिलने पर कश्ती को समुद्र में खड़ा कर दिया गया था और कई लोग यहां से इस पर चढ़ गए। ओवरलोडिंग 1 और 86 लोगों की मौत, यही वजह इसकी बताई जाती है। जिन लोगों को जिंदा बचाया गया है, पाकिस्तान में पंजाब, सिंध और आसपास के इलाकों में दर्जनों अफराद ऐसे हैं, अहले खाना ने तस्दीक किए, बचाया गया है। लेकिन एक बड़ा हादसा, स्पेन जाने वाली गैर कानूनी तारिकीन वतन या मुहाजिरीन की जो कश्ती थी, जो प्रवासी थे, उन तमाम लोगों को यहां से दूसरे देश ले जाया जा रहा था। जब यह हादसा पेश आया, 86 लोगों की मौत की कंफर्मेशन कर दी गई है। ये बड़ा हादसा पाकिस्तान में, जहां पर पाकिस्तान के जो 44 लोग हैं वो इस हादसे में हलाक हुए हैं। कुल मिलाकर 80 अफराद हलाक हुए हैं और स्पेन ये जा रही थी किश्ती, जिसको ये बड़ा हादसा पेश आया है, जिसमें पाकिस्तान को भी बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। 36 अफराद को इसमें से बचा लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात किसानों की करते हैं, क्योंकि किसान एक बार फिर दिल्ली चलो मार्च का एहतमाम कर रहे हैं और दिल्ली चलो का ऐलान किसानों की जानिब से किया गया है। इससे पहले भी कोशिश की गई थी दिल्ली चलो की, और ये जो नई कोशिश हो रही है 21 जनवरी से ये शुरू होगी और किसान तहरीक फिर से जोर पकड़ रही है। लगातार ये मुतालबा कर रहे हैं और यूमी जमहूरियत से कबल किसानों का और एक मार्च जनवरी 21 को दिल्ली मार्च का ऐलान किया गया है, जिसमें 101 किसानों का जत्था जो है वो शामिल होगा और शंभू बॉर्डर के ज़रिए ये दिल्ली पहुंचेंगे। पंजाब और हरियाणा के किसान जो है इसमें शरीक होंगे और जो किसानों की मांगे हैं, चाहे MSP को लेकर या दीगर कर्जे माफ़, उनको लेकर ये लगातार हुकूमत पर एक तरीके से दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जो हुकूमत है इनकी जो मांगे हैं उनको पूरा किया जाए। आपको याद होगा कि इससे पहले भी कोशिश की गई थी। 6 दिसंबर को पहला मार्च निकाला गया था दिल्ली चलो का, उसके बाद 8 और फिर 14 दिसंबर को भी कोशिश की गई थी दिल्ली चलो की। ताहम जो पुलिस है उन्होंने किसानों की इस कोशिश को नाकाम बना दिया। लेकिन एक बार फिर किसान एकजुट हो गए हैं और अब 21 जनवरी का ऐलान किया गया है कि 21 जनवरी को एक बार फिर से किसानों का दिल्ली मार्च शुरू होगा, जिसमें 101 किसानों का जत्था जो है वो शामिल होगा। और कहीं ना कहीं यौम जमहूरिया से कबल ये कोशिश की गई है हुकूमत पर एक तरीके से दबाव डालने की, ताकि जो किसानों की मांगे हैं MSP या दीगर मामलात को लेकर वो पूरी की जाए। और याद रखिएगा, ये प्रोग्राम कब बनाया गया है? गणतंत्र दिवस की दिल्ली के अंदर तैयारियां हैं। मरकजी या सबसे बड़ी तकरीब, सबसे बड़ा कार्यक्रम दिल्ली में कर्तव्य पथ पर होना है, परेड की जानी है। उससे पहले सरकार के नोटिस में फिर से मामला लाने की कोशिश है। पंजाब और हरियाणा के किसान कई महीनों से अपने मांगों को लेकर अड़े हुए हैं, सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, एहतजाज चल रहा है, लेकिन मरकजी हुकूमत इनकी कोई समाअत अभी तक ज्यादा नहीं कर रही है। बैक टू बैक डेलिब्रेशंस हुई, मीटिंग्स हुई, लेकिन कोई इनका नतीजा अभी तक नहीं आया। एक बार फिर से किसान लीडर्स ने दिल्ली मार्च का ऐलान कर दिया है। तो 21 जनवरी, जैसा ज़हूर ने बताया, 26 जनवरी से 4 दिन पहले इस तहरीक में फिर से जोर लाने की कोशिश है और आंदोलन को जोर पकड़ने या पकड़ाने की कोशिश जो अब तक चल रही है। 16 जनवरी को ये कंफर्म कर दिया गया कि 101 किसानों का जत्था दिल्ली की तरफ जाएगा। अब इंतजामिया या सरकार इनको जाने की इजाज़त देगी या नहीं, ये दूसरी बात है। इससे पहले 3-4 मरतबा ये कोशिशें हुई हैं। इसमें एक 3 दिसंबर को, 6 दिसंबर को, 8 दिसंबर को, 14 तारीख को दिल्ली मार्च की कोशिश की गई थी, लेकिन हर बार पुलिस ने उन्हें कुछ दूर कदम बढ़ने के बाद ही रोक दिया था। लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस के गोले दागे, पानी के का इस्तेमाल किया गया, बौछारें डाली गई, वाटर कैनन्स के जरिए रोका गया। तो ये सिलसिला आइंदा दिनों में और आगे बढ़ेगा। लेकिन क्या दिल्ली ये किसान पहुंचने में कामयाब रहेंगी, ये देखने वाली बात होगी। MSP के मामलात हैं, कर्ज माफी का मुतालबा, और इन सब के बीच में किसानों के रहनुमा जो इस वक्त एहतजाज भी कर रहे हैं, वो भूख हड़ताल पर भी हैं। और सिचुएशन इस वक्त यह है कि 21 तारीख को तय कर दिया गया है कि किसान दिल्ली निकलेंगे। पंजाब और हरियाणा से निकलकर शंभू बॉर्डर क्रॉस करके दिल्ली इनको पहुंचना है। वो जो 2021 में तहरीक चली थी, उसी तर्ज पर ये प्रोटेस्ट इस वक्त चल रहे हैं, लेकिन शायद दिल्ली पहुंचना इस बार भी नामुमकिन नजर आ रहा है। और इस बार तो सिक्योरिटी और भी ज्यादा है, इंटरनेशनल गेस्ट आ रहे हैं, 1000 से ज्यादा मेहमान तैयार हैं गणतंत्र दिवस पर या यौम जमहूरिया पर दिल्ली के अंदर होने वाली तकरीब में, इसलिए थोड़ा मुश्किल ये प्रोग्राम लग रहा है। बहरहाल 21 तारीख का इंतजार कीजिएगा। किसानों का प्लान तब तक बदलता है या फिर दिल्ली मार्च या कूच का ऐलान एज इट इज रहेगा, जो स्केड्यूल के मुताबिक अनाउंस कर दिया गया है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, 9 बजने वाले हैं। ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे। जम्मू कश्मीर के अंदर
महकमा मौसमियात ने एक और प्रेडिक्शन कर दी है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान अलग अलग मकामात पर बारिशों और बर्फबारी से निज़ाम मुतासिर हुआ या नहीं, सरगर्मियां मामूल के मुताबिक चल रही या नहीं, ज़रा ये देखने की कोशिश करेंगे। और साथ साथ आपको बताएंगे कि अगर आप दिल्ली से जम्मू कश्मीर या जम्मू कश्मीर से दिल्ली ट्रेन के जरिए सफर कर रहे हैं तो थोड़ी सी मुश्किलात आज भी या अगले 1.5 महीने तक आने वाली हैं। कल भी खबर बताई थी, लेकिन इस तनाजुर में एक अपडेट भी आया है, वो आपके सामने रखना है। और उसके बाद आपको बताएंगे कि जम्मू कश्मीर के अंदर हाई कोर्ट ने एक फैसला सुनाया था। जम्मू कश्मीर सरकार ने उस पर एक अर्जी दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट से झटका सरकार को लगा और हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रहा है। वो फैसला क्या है, अर्जी क्यों गई थी, कौन सी असामियां हैं जो पुर करनी थी, मुकम्मल तफसीलात ब्रेक के उस पार। और ये भी बताएंगे कि जम्मू कश्मीर के अंदर 30 पेट्रोल पंप सील कर दिए गए हैं। मुकम्मल तफसीलात ब्रेक के उस तरफ। ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। प्रोग्राम सलाम जेके देख रहे हैं आप, और एक पड़ाव पर हम आ गए हैं और बात जम्मू कश्मीर के हवाले से करेंगे, बात मौसम के हवाले से करेंगे, क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ कई के इलाकों में हमने देखा हल्की बर्फबारी हुई, खिते पीर पंचाल, खिते चिनाब और फिर जनूबी कश्मीर के कई इलाकों में। ताहम अब महकमा मौसमियात ने कहा कि आने वाले दिनों में मौसम में किसी बड़ी तब्दीली का कोई इम्कान नहीं। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी और बारिश के बाद अब मौसम साफ रहेगा। 19 जनवरी तक किसी बड़ी मौसमियाती तब्दीली का कोई इम्कान नहीं, लेकिन फ़िलहाल ट्रेन सर्विस मुगल रोड, लद्दाख, श्रीनगर शाहरा जो है वो फ़िलहाल ट्रैफिक के आमद-ओ-रफ्त के लिए बंद है। उसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। और जो ही मौसम आज भी इंशाल्लाह साफ़ रहेगा, जिस तरह से महकमा मौसमियात ने कहा है, तो आप देखेंगे कि
दिन गुजरने के साथ ही इन शाहराहों को बहाल करने के हवाले से कोशिश तेज़ होगी और इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि जल्द ही इन शाहराहों को बहाल किया जा सकता है। आपको बता दें कि फिलहाल महकमा मौसमियात ने कहा कि 19 जनवरी तक किसी बड़ी मौसमियाती तब्दीली का कोई इम्कान नहीं, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ जिस तरह से हमने देखा कि पटनी टॉप से लेकर वैष्णो देवी जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर बर्फबारी हुई है, जिसकी वजह से मुगल शाहरा, सिंथन टॉप और श्रीनगर लेह शाहरा वो फ़िलहाल ट्रैफिक आमदरफ्ती के लिए बंद है। जोजिला में भी काफ़ी बर्फबारी हुई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिंथन टॉप, डुक्सम, कोकरनाग, किश्तवाड़, डोडा, पूंछ, राजौरी और उधमपुर के पहाड़ी इलाकों में 6 इंच तक की बर्फबारी जो है वो रिकॉर्ड की गई है। इसी तरह पटनी टॉप, नथा टॉप, बदरवा, लती, दूदू, बसंतगरा, उधमपुर, कुठवा यहाँ पर भी ताज़ा बर्फबारी हुई है। 3 से 6 इंच तक की बर्फबारी यहाँ पर रिकॉर्ड की गई है। इसके अलावा देरा गली, थाना मंडी, बुदल, राजौरी, मंडी, लोरन, बफलियाज और मुगल रोड पर भी बर्फबारी हुई है, जिससे फ़िलहाल मुगल रोड को ट्रैफिक की आमदरफ्ती के लिए बंद कर दिया गया है। इसके अलावा जनूबी कश्मीर की बात करें तो कुलगाम, अनंतनाग, पुलवामा से लेकर कई इलाकों में हल्की बर्फबारी हुई है, जिससे कल ही जो रेल खिदमत है उसको फ़िलहाल मुअत्तल कर दिया गया और फ़िलहाल रेल सर्विस सुबह भी ये कंफर्म हो रहा है कि थोड़ी देर पहले जो अपडेट मिला है कि कुछ वक्त का इंतज़ार है, क्योंकि फिसलन की वजह से कुछ एक जगहों पर, हालांकि ट्रैक साफ़ है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ट्रेन के हवाले से पहला अपडेट आना बाकी है। अगर आप लद्दाख की तरफ जाना चाह रहे हैं तो 11-12 बजे तक इंतज़ार कीजिएगा। 122 RCC BRO की तरफ से जो कार्रवाई है वो इस वक्त चल रही है कि फौरी तौर से सड़क की बहाली के लिए जो इस वक्त है वो काम चल रहा है। और इसके अलावा इतलात के मुताबिक अगर मौसम साफ रहता है तो श्रीनगर हाईवे, जो लद्दाख श्रीनगर हाईवे, उसको भी थ्रू कर दिया जा सकता है 11 बजे के आसपास। इधर सिंथन टॉप, मुगल रोड, जैसा ज़हूर ने बताया, फिलहाल बंद है। नेशनल हाईवे जम्मू श्रीनगर ओपन है, आप मामूल के मुताबिक ट्रैफिक में आ जा सकते हैं, किसी तरह की कोई परेशानी है। एक खबर, मुख्तलिफ इलाकों के अंदर बारिश और बर्फबारी के बाद आज अगरचे मतलब आलूद है, लेकिन आज कोई बारिश या बर्फबारी होगी ऐसा कोई इम्कान नहीं है। 19 तारीख तक यानी परसों एतवार शाम तक फिलहाल कोई बड़ी तब्दीली मुतवक्के नहीं है। दूसरी तरफ 21-22, फिर उसके बाद 23 से 25 के दरमियान एक बार फिर से बिखरे हुए मकामात पर हल्की बर्फबारी का इम्कान महकमा मौसमियात ने जाहिर किया है। ये तो एक तरफ की बात, राब्तों के हवाले से बात हुई है, तो बात जरा आपको बताते हैं ट्रेन सर्विसेज की भी। जम्मू कश्मीर के अंदर आप सब जानते हैं, कल हमने आपको बताया था, आइंदा 50 रोज तक 4 में से 2 वंदे भारत ट्रेनें जो मुतासिर रहेंगी, यानी जम्मू के अंदर रेलवे स्टेशन पर जारी काम की वजह से वंदे भारत ट्रेनें जिनमें रुकावट से मुश्किलात काफ़ी ज़्यादा आ सकती हैं, कल ही हमने आपको बताया था और ऐसा हुआ। कल पूरा दिन गुजरा, आज भी ऐसी सूरत हाल है कि मुतअद्दिद ट्रेनें जब मनसूख हो रही हैं, रीशेड्यूलिंग से इस वक्त सबसे ज़्यादा जो मुसाफिर हैं, यात्री हैं, वो परेशान हो रहे हैं। मुरम्मती काम चल रहा है जो कल हमने आपको बताया था जम्मू स्टेशन पर, और इसकी वजह से बाकी ट्रेनें भी, खबर यह है कि उनमें भी रुकावट पैदा हो रही है, मुश्किलें आ रही हैं। जम्मू रेलवे स्टेशन पर मुसाफिर पूरे दिन बेबसी की आलम में नजर आए, और या तो ट्रेनें जो है वो स्केड्यूल से हटकर चल रही हैं इसी वजह से कि जम्मू के अंदर जो कुछ हो रहा है, या फिर परेशानियां, ये जो पूरा डिस्ट्रप्शन है, एक तरफ किसान आंदोलन, उसकी वजह से भी बीच बीच में सरगर्मियां मुतासिर होती हैं। लेकिन अब इंतज़ार ये था कि ये जो प्री नॉन इंटरलॉकिंग या PNI और नॉन इंटरलॉकिंग वर्क था 15 जनवरी से 3 मार्च तक ये चलना है, लेकिन इन 50 दिनों के अंदर कोई ऑप्शन रेलवे के पास है कि जब रुकावट होगी तब क्या होगा। ये एक बड़ी मुसीबत और थोड़ा सा क्योस और कंफ्यूजन पूरे दिन देखा गया है। शिल्पा शर्मा में ज्वाइन कर रही हैं, जम्मू से हमारे साथ हैं। शिल्पा, ये बताइएगा कि जो हमारे पास कंफर्म खबर है कि 1-2 ट्रेनें जो बंद रह सकती हैं, ऐसी सिचुएशन बन सकती है, हमने कल भी प्रोग्राम अपने में बता दिया था, लेकिन पूरे सिस्टम को या बाकी ट्रेनों को भी रीशेड्यूलिंग के लिए मजबूर किया जाएगा, हॉल्ट होगा, डिसरप्शन होगी, डिस्टर्बेंस होगी, ये क्योस देखा जाएगा। ऐसी सिचुएशन पैदा होने के बाद यहां से आगे क्या नजर आ रहा है? कल पूरे दिन तो यही सिचुएशन हमने देखी है। की बात करें तो वहाँ पे कार्य चल रहा है जहाँ पे प्लेटफॉर्म को इंक्रीज किया जा रहा है। सबसे पहले मैं बता दूं कि 4 प्लेटफॉर्म इसमें शामिल है और कुल मिलाकर अब ये 7 प्लेटफॉर्म जो है वो देखने को मिलेंगे। तो ये कार्य करीबन 6 महीने तक जो है वो बताया जा रहा है कि 6 महीने तक ये काम जो है वो किया जाएगा, जिसको लेकर करीबन 65 के करीब जो ट्रेनें हैं उन्हें कैंसिल किया गया है, 25 के करीब जो ट्रेनें हैं उन्हें शॉर्ट टर्मिनेट किया गया है और साथ ही साथ रिशेड्यूल किया गया है। देखिए, इस समय पैसेंजर्स को काफी ज्यादा परेशानी आ रही है क्योंकि पैसेंजर भी वहां पर पहुंच रहा है, यात्री भी रेलवे स्टेशन पहुंच रहा है।
कई यात्रियों को ये अपडेट नहीं है कि ट्रेन को जो है वो कैंसिल किया गया है या फिर ट्रेन जो शेड्यूल यानी कि उसका जो है वो अलग तय किया गया है। तो वहां पर जो यात्री पहुंच रहा है जम्मू रेलवे स्टेशन में, उन्हें प्रॉपर इंफॉर्मेशन जो है वो नहीं मिल पा रही है, जिसके चलते उन्हें काफी ज्यादा परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। लेकिन रेलवे के द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि जिन ट्रेनों को रद्द किया गया है या फिर जिन ट्रेनों को शेड्यूल किया गया है, शॉर्ट टर्मिनेट किया गया है, तो उन्हें जो है यानी कि जो यात्री है वो रेलवे अथॉरिटी से जो है वो अपडेट ले ले, उसी के बाद जो है वो रेलवे स्टेशन पहुंचे। लेकिन फिर भी रेलवे स्टेशन में एक भारी भीड़ जो है वो आम जनता की, लोगों की, पर्यटक की जो है वो देखने को मिल रही है। क्योंकि आप देखें, जो जम्मू तक ट्रेनें पहुंचती हैं या फिर जो जम्मू से बाहर जाती हैं ट्रेनें, उन ट्रेनों में जो है वो आम जनता भी होती है और साथ ही साथ जो टूरिस्ट है वो भी माता वैष्णो देवी के दरबार जो है वो पहुंचते हैं, तो उन्हें काफी ज्यादा परेशानियों के समय सामना करना पड़ रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की बात करें तो 22-440 जिसे रद्द कर दिया गया है, मार्च 6 तक जो है उसे रद्द कर दिया गया है। शालीमार एक्सप्रेस जो कि जम्मू एंड बरमर के बीच में चलती है, मार्च 6 तक उसे जो है वो रद्द कर दिया गया है। उसके बाद डीजल मल्टीपल यूनिट्स जो ऑपरेट होती है पठानकोट और उधमपुर में, यानी कि इसके बीच में चलती है, उसे मार्च 6 तक रद्द कर दिया गया है। अर्चना एक्सप्रेस जो है जो जम्मू और पटना के बीच में चलती है, उसे मार्च 5 तक जो है वो रद्द कर दिया गया है। इंदौर उधमपुर जो कि वीकली ट्रेन है और वो मार्च 5 तक जो है उसे रद्द कर दिया गया है। उसके बाद दुर्गा एक्सप्रेस उधमपुर की ट्रेन की बात करें जो कि वीकली ट्रेन है, यानी कि हर हफ्ते चलती है, और इसे जो है वो फरवरी 28 तक जो है ये नहीं चलेगी। उसके बाद त्रिपुटी बालाजी जम्मू हमसफर एक्सप्रेस जो कि सस्पेंड कर दी गई है फरवरी 28 तक। और उसके बाद सिलाद जम्मू तवी हमसफर एक्सप्रेस है जो कि ऑपरेट नहीं होगी फरवरी 24 से मार्च 5 तक। और ऐसी कई सारी ट्रेनें हैं जिन्हें रिशेड्यूल किया गया है, यानी कि करीबन 25 के करीब जो है वो ट्रेनों को रिशेड्यूल, शॉर्ट टर्मिनेट किया गया है, और 65 ट्रेन ऐसी हैं जिन्हें जो है वो कैंसिल किया गया है। लेकिन यात्रियों को इस समय काफी ज्यादा परेशानियों का जो है वो सामना करना पड़ रहा है। शिल्पा, जिस तरह से आपने तफसीलन बताया कि कौन सी ट्रेन है जिसको शेड्यूल या कैंसिल किया गया है, और जिस तरह से आप बता रही थी कि करीबन 6 महीने का वक्त लग सकता है, ये जो मरम्मती काम चल रहा है, तो ये जिन लोगों का या जिन मुसाफिरों का रोज का मामूल है ट्रेन से आना जाना, उनके पास अब क्या अल्टरनेट है सफर करने के लिए? और देखिए कि जो ट्रेन यानी कि जिस प्रकार से आप देखिए, दुर्गा जो उधमपुर के लिए दुर्गा एक्सप्रेस है जो कि उधमपुर के लिए चलती है, और ये हर दिन चलती है, यानी कि वीकली ये ट्रेन है और हर दिन ये चलती है, हर हफ्ते ये चलती है। तो उन लोगों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो उनके पास जो ऑल्टरनेट है वो केवल और केवल ट्रांसपोर्ट है, कि उन्हें जो है वो ट्रांसपोर्ट लेना है और रोड के माध्यम से ही उन्हें जाना है। क्योंकि अब देखिए कई ऐसे जो यहाँ पर काम करते हैं, प्राइवेट हो गया, वो काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो शाम के 6 बजे या 5 बजे यहाँ से जो है वो रुखसत हो जाते हैं अपने घर की तरफ, उधमपुर की तरफ। तो उन्हें काफी ज्यादा परेशानी होगी। अब उनके पास जो ऑल्टरनेट बचता है वो केवल और केवल ये है कि उन्हें जो है वो ट्रांसपोर्ट का सहारा जो है वो यहाँ पर लेना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। शिल्पा जम्मू से हमारे साथ ही। आप सब जानते हैं कि जदीद किस्म का इंफ्रास्ट्रक्चर और सहूलियात, बुनियादी तौर पर इनको यकीनी बनाना, यही मकसद है जो इस वक्त काम जम्मू रेलवे स्टेशन पर चल रहा है। 3 प्लेटफॉर्म्स ऑलरेडी काम करते हैं और इंतजामिया मानती है कि 6 या 7 जब तक ना हो शायद काम बेहतर तरीके से ना चले। तो वो जो इनएक्टिव सिस्टम है पिछले 48 घंटों से, वो भी एक परेशानी का सबब बन रहा है। और प्लेटफॉर्म जब तक बढ़ेंगे, इंक्रीज होगा और बाकी सारी चीज़ें, ये ऐसा लगता है कि वॉशरूम्स वगैरह और टॉयलेट कॉम्प्लेक्स, ये सारी चीज़ें बनेंगी और कम से कम 5 या 6 महीने का वक्त लगेगा। और ऐसे में रेलवे अथॉरिटीज़ पर दबाव बढ़ सकता है। जो कल हमने सिचुएशन देखी, यही पोजीशन अगर आज और आइंदा दिनों में रहती है तो फिर और भी मुश्किल होगी। क्योंकि इन दिनों सरमा के दौरान बड़ी तादाद में एक तो वादी कश्मीर या जम्मू मुख्तलिफ इलाकों में सयाह पहुँच रहे हैं, टूरिस्ट आ रहे हैं, और दूसरे माता वैष्णो देवी कटरा जाने वाले यात्रियों की लाखों की तादाद है। उनके पास क्या ऑप्शंस हैं? अगर ये रीस्केड्यूलिंग और हॉल्टिंग वाला सिस्टम हमने कंटिन्यू देखा तो जाहिर सी बात है मुश्किलात खत्म नहीं होंगी, 5-6 महीने तक सरगर्मियां मुतासिर हो सकती हैं। आगे बढ़ते हैं, बात जरा उन इलाकों की करते हैं जहां पर इंतजामिया ने कार्रवाई की है और 30 के करीब पेट्रोल पंप्स या आउटलेट्स बंद करने पड़े हैं। वादी कश्मीर के 7 मुख्तलिफ अजला के अंदर छापेमारी हुई, इंतजामिया को शिकायतें मौसूल हुई थी, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई और लीगल मेट्रोलॉजी की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई करते हुए 30 पेट्रोल पंप्स को बंद किया गया। सेंट्रल कश्मीर, साउथ कश्मीर, नॉर्थ कश्मीर के अंदर कार्रवाइयां अंजाम दी गई और कंसर्न अथॉरिटी के मुताबिक, मुतलका हुकाम के मुताबिक कार्रवाई इसलिए करनी पड़ी क्योंकि लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009 की खिलाफ वर्जी ये तमाम लोग कर रहे थे। 30 गैर कानूनी पेट्रोल पंपों को सील या सर्वे मोहर किया गया। इंतजामिया के मुताबिक लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009 की खिलाफ वर्जी करते हुए तमाम लोग पाए गए और ये कार्रवाई सार्फिन के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ और कानूनी ज़वाबित पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए अंजाम दी गई। नंबर 1। नंबर 2,
अनुराधा गुप्ता जो कंट्रोल लीगल मेट्रोलॉजी है, उनकी निगरानी में एक खुसूसी टीमें तश्कील दी गई थी। 7 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर कार्रवाई हुई। सेंट्रल कश्मीर के बडगाम, बांडीपुरा नॉर्थ कश्मीर का बारामूला, साउथ कश्मीर का पुलवामा, शोपियां और अनंतनाग, और सेंट्रल कश्मीर के श्रीनगर जिले में यह कार्रवाई हुई और बैक वक्त एक्शन अमल में आया। इन पंपों को गैरकानूनी तौर पर चलाने, गैर तस्दीकशुदा जो नोजल्स हैं वो इस्तेमाल करने और जो पैमाइश के आलात हैं उसमें रद्दोबदल करने का इल्जाम है, जिस पर कार्रवाई हुई। आगे जाकर मुमकिन है कि जुर्माना भी पड़ेगा, फिलहाल सील कर दिया गया है। महकमा ये भी कह रहा है कि उन्होंने ये पाया कि पेट्रोल पंप ना तो ऑयल मार्केटिंग कंपनियों और ना ही पेट्रोलियम एंड सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन से कोई इजाजतनामा रखते हैं, और इसके अलावा नुज़ला महकमे लीगल मेट्रोलॉजी से तस्दीकशुदा नहीं थे। यानी जो सर्टिफिकेशन का एक प्रोसेस होता है, डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए कि आप किसी इदारे के मातहत काम कर रहे हैं, कवायद के मुताबिक काम कर रहे हैं। तो पता चला कि ये तमाम सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन से ना तो कोई इजाज़त ली हुई थी और लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट की तस्दीक के बगैर काम कर रहे थे। पेट्रोल या डीजल की मिकदार की ज़मानत नहीं दी जा सकती थी, अपने हिसाब से काम चले। और यहाँ तक कि जो मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स पर जो इंतज़ामात होते हैं कि वहाँ पर हवा और पानी का कई बार मुफ्त इस्तेमाल किया जा सकता है, वो एक ऑप्शन रखा जाता है। और ये तमाम लोग क्या कर रहे थे, जो इल्ज़ामात हैं इंतज़ामिया के मुताबिक, ये पैसा लेकर साउथ और सेंट्रल कश्मीर के अंदर इस तरह का काम कर रहे थे। महकमे ने मुतलका मालिकान के खिलाफ कानूनी मुकदमा दर्ज कर लिया है। कानूनी कार्रवाई शुरू की जा चुकी है और कंट्रोलर लीगल मेट्रोलॉजी के इस ऑर्डर के मुताबिक ये पंप न सिर्फ सार्फिन के मफादात के खिलाफ हैं, कंज्यूमर अफेयर्स के खिलाफ हैं, बल्कि अवामी तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी खतरा बन सकते हैं, क्योंकि ये बगैर किसी हिफाजती मयार के, बगैर किसी सेफ्टी मेयर के इस वक्त काम कर रहे थे। अनुराधा गुप्ता के मुताबिक लीगल मेट्रोलॉजी ऐसी कार्रवाइयां जारी रखेगा ताकि मुस्तकबिल में खिलाफ वर्जियों को रोका जा सके। अवाम से अपील की गई है कि सिर्फ मजाज जो पेट्रोल पंप से, ऑथराइज पेट्रोल पंप से, अनुराधा गुप्ता की अपील के मुताबिक उनसे ईंधन हासिल किया जाए। किसी भी शिकायत की इतला फौरी तौर पर महकमे को दी जाए ताकि इन पेट्रोल पंप्स को सील किया जा सके। और महकमे ने कंज्यूमर से या सार्फिन से अपील की है कि वो चौकस रहें। किसी भी गैर कानूनी सरगर्मी या कम ईंधन की तरसील की शिकायत अगर मिलती है तो मुतलका हुकाम को शिकायत करें। शफाफियत, जवाबदेही, महफूज ईंधन की तकसीम ये यकीनी हो सके, ये कोशिश है। अब बड़ी बात यह है कि लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009 की खिलाफ वर्जी का इल्जाम जब इन तमाम 7 अजला के अंदर लगा, 30 गैर मजाज या गैर कानूनी पेट्रोल पंप्स को सर्वे मोहर किया गया, तो इजाजत कैसे इन तमाम पेट्रोल पंप्स को और इनके इंफ्रास्ट्रक्चर को दी गई, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल सोशल मीडिया पर पूछा जा रहा है कि अथॉरिटीज फिर ये भी तहकीकात करें कि क्या सिर्फ पेट्रोल पंप मालिकान या इनसे कंसर्न लोग आगे जो वर्कर्स काम करते हैं उस पर कार्रवाई होगी या उन पर कार्रवाई होगी, बल्कि उन लोगों पर भी जो लोग चलाने का काम कर रहे थे और इजाजतनामे जिन्होंने दिए। अगर इजाजतनामा नहीं था तो तब भी कैसे इस इलाके के अंदर पेट्रोल पंप खुल जाता है, ये भी पूछा जाना चाहिए। 7 अजला के अंदर ये कार्रवाई जाकर 16 जनवरी को हुई, 17 तक ये सारी कंफर्मेशन हुई। उससे पहले क्या चल रहा था, पेट्रोल और डीजल कैसे और किसको फराहम किया जा रहा था, क्या कोई रेट लिस्ट थी, सरकारी कोई नर्कनामा था, उसके मुताबिक काम हो रहा था। जब ये कंफर्म हो गया कि बगैर गाइडलाइंस के चल रहे थे, बगैर सेफ्टी मेजर के चल रहे थे, बगैर इकदामात के चल रहे थे, प्रोटोकॉल की खिलाफ वर्जी कर रहे थे, कार्रवाई ज़रूरी मानी गई, मुनासिब मानी गई या समझी गई तो की गई, दैट इज़ गुड। लेकिन अब तक किसकी इजाज़त पर चलते रहे? क्या कोई माफिया है जो तेल के नाम पर लोगों को लूटने का काम कर रहा था या लोगों की जान खतरे में डाल रहा था? आतिशज़दगी के वाक़यात का सबब भी ये बन सकते थे, जो खुद अथॉरिटीज़ इस बात का एतराफ़ कर रही हैं। इन सारी चीज़ों पर बारीक बिनी से निगाह रखने और काम करने की ज़रूरत है और हर ज़िले के अंदर शायद ऐसी मुश्किलात हों। फिलहाल 7 डिस्ट्रिक्ट्स में श्रीनगर, बडगाम, शोपियां, अनंतनाग, पुलवामा, बारामूला और बांडीपुरा में कार्रवाई हुई है और 30 गैर मजाज पेट्रोल पंप्स बंद कर दिए गए हैं। चलिए, ये थी बात पेट्रोल पंप्स के हवाले से। फिलहाल 30 गैर कानूनी पेट्रोल पंप्स हैं जिनको बंद कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं अब और एक खबर आपके सामने रखते हैं और बात उस इलाके की करते हैं जिस पर गुज़िश्ता 1.5 महीने से क़यामत सुगरा टूट पड़ी है। राजौरी ज़िला का बुधुल इलाका, जहाँ पर करीबन 15 अमवात हो चुकी है और अब खबर ये आ रही है कि और एक खातून जो है वो चल बसी है और अब कुल मिलाकर हलाकतों की तादाद 16 तक पहुंच गई है, जिसमें 12 बच्चे भी शामिल है। और गुज़िश्ता 1.5 महीने से ये सिलसिला चल रहा है कि एक के बाद एक हम देख रहे हैं कि
अमवात का न थमने वाला सिलसिला इस इलाके में जारी है, जहां पर 3 ख़ानदान जो है वो पुरअसरार बीमारी का शिकार हुए और जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। और फिर एक एक करके जो हम देख रहे हैं ये सिलसिला अमवात का वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। और अभी ये खबर आ रही है कि जट्टी बेगम जो कि अस्पताल में ज़ेर इलाज थी, ये भी अब इसकी मौत हो चुकी है और कुल मिलाकर अब हलाकतों की तादाद 16 तक पहुंच चुकी है। इधर आपको बता दें कि इस हवाले से SIT तश्कील दी गई है जो इस मामले की तहकीकात करेंगी, क्योंकि जो हुकूमत की जानिब से कहा गया है कि इसमें वायरस या कोई बीमारी की अलामत नहीं देखी गई है। और उसके बाद अब इंतज़ामिया ने फ़िलहाल ये जो 3 अफेक्टेड फैमिलीज़ थी, 3 मुतासरा ख़ानदान थे, इनके घर को फ़िलहाल सील कर दिया गया है। इनको जो ग़ज़ा या दूसरी ज़रूरियात सामान है ये इन्हें इंतज़ामिया की जानिब से फ़राहम किया जा रहा है। अपना जो इनका सामान या कपड़े जो भी चीज़ें वगैरह थी जिनको इस्तेमाल में लाया जाता है, इन्हें अपना सामान इस्तेमाल में नहीं लेने दिया जाता है, बल्कि इनको इंतज़ामिया की जानिब से नई ग़ज़ा, नया राशन और कपड़े वगैरह फ़राहम किए जाते हैं। साथ ही साथ और एक ख़ातून की इस मामलात में जो है उसकी भी मौत हो चुकी है, जिससे मरने वालों की तादाद 16 पहुँच चुकी है। लेकिन अभी भी कई लोग जो है GMC राजौरी से लेकर GMC जुब्बू तक अभी भी अस्पताल में ज़ेर इलाज है, जिनमें कई लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है। और हो सकता है कि अमवात में जो है मज़ीद इजाफा हो, लेकिन उम्मीद हम यही करेंगे कि मज़ीद लोगों की जानें ना चली जाए। और जो तहक़ीक़ाती कमेटी, क्योंकि जिस तरह से कहा गया है कि मुजरिमाना साजिश के हवाले से या उस मामले से भी इस केस की तहकीकात होगी, और उम्मीद यही करेंगे कि ये मामला जल्द से जल्द इसका सुराग मिले ताकि जो मज़ीद जाने हैं वो ज़ाया ना हो। लेकिन फ़िलहाल इसमें जो अभी तक कंफर्मेशन हो रही है, चूँकि तहकीकात भी चल रही है, लेकिन जो मरकज़ी टीम है वो कैंप लगाए हुए है इसी इलाके के अंदर। जैसा ज़हूर ने कहा कि बुढ़ाल गाँव खौफ की फ़िज़ा है, और वो भी क्यों ना जब 3 ख़ानदान सिर्फ 30 या 40 दिनों के अंदर पूरा ख़ानदान ही ख़त्म हो जाए, और 3 जो मुतासरा ख़ानदान है उनके घरों को सील किया गया है, आसपास नज़र है, सैंपल्स कलेक्ट करके अभी तक की इतलात के मुताबिक जांच की जा रही है, तहकीकात चल रही है। और इन सब के दरमियान 2 और ख़वातीन, एक बच्ची की हालत तशवीशनाक जो ऑलरेडी हॉस्पिटल में थी, और एक और ख़ातून जो हॉस्पिटलाइज हुई है उसकी भी हालत काफ़ी ख़राब है, और तादाद ये जो अमवात की है वो भी 16 के आसपास पहुँच गई है। और जिन लोगों को इस इलाके में इस वक्त खाना दिया जा रहा है, खाना फराहम हो रहा है, वो इंतज़ामिया की इजाज़त के साथ सब कुछ हो रहा है। जमशीद मलिक हमारे साथ हैं। जमशीद, कल से अब तक की डेवलपमेंट्स, कल हमने देखा दौरे भी काफ़ी सियासतदानों ने किए, लेफ्टिनेंट गवर्नर से मुतासरीन की बात करवाई गई, रविंद्र रैना भारतीय जनता पार्टी की क़यादत के साथ वहाँ पहुँचे, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडरान जिनमें वहीद पर्रा MLA हैं पुलवामा साउथ कश्मीर से, वो वहाँ पर पार्टी लीडरान के साथ गए। ये सब हम देख रहे हैं। इतलात ये भी हैं कि आइंदा दिनों में मज़ीद दौरे होंगे और ये सिलसिला आज भी जारी रह सकता है। लेकिन असल सूरत हाल क्या इस वक्त पूरे इलाके के अंदर है? मुतासरा ख़ानदान जो इस वक्त ज़िंदा हैं, जिनके अपने चले गए 15-16 के आसपास अमवात हुई, जो लोग ज़िंदा हैं, कोई किसी से किसी तरह की कोई बात, कोई मुशाहिदा तहकीकाती टीम ने अब तक इब्तदाई मराहिल में हासिल किया कि 40 दिन पहले की जो सूरत हाल थी सब कुछ ठीक था, 40 दिनों के अंदर ऐसा क्या हो गया कि 3 ख़ानदान ख़त्म हुए? कोई लबकुशाई अगर हुई है तो क्या बातें सामने आई हैं गुज़श्ता 12-15 घंटों में? बिल्कुल आसिफ, जहाँ तक बढाल की बात करें, बढाल में एक और खबर देर रात को ही पहले सामने आई थी कि एक और खातून इसमें मुतासर हुई, जिसको कंडी और कंडी के बाद राजौरी मेडिकल कॉलेज मुंतकिल कर दिया। इस खातून के बारे में बताता चलूँ कि 3 दिन पहले मोहम्मद यूसुफ शख्स जो मोहम्मद असलम के मामू जी हैं, बीमार हुए थे और मेडिकल कॉलेज लाए थे, जहाँ उनकी मौत हो गई है, उनकी अहलिया है। और कुल मिला के अगर देखें तो इन तीनों खानदानों के अंदर इस वक्त तक अगर देखा जाए सिर्फ 5 लोग, अब 6 लोग अब बाकी हैं, जिनमें से 2 लोग जेरे इलाज, जिनमें तो एक बच्ची और बुजुर्ग जेरे इलाज है, और तकरीबन 15 के करीब अमवात इसमें होगी। और उसके बाद जिस तरह सीट बनाई गई है, और सीट के जो हमारे जराए बता रहे हैं कि सीट ने कई लोगों से पूछताछ का सिलसिला काफी बड़े पैमाने पर और तेजी से शुरू किया हुआ है, और लगातार इस मामले को हल करने के लिए काम किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ जहां तक देखें कि कोई भी बात अभी तक इस तरह की सामने नहीं आ पा रही है कि किस कारण, क्या कारण रहे इन लोगों के बीमार होने के, इनकी अमवात के कारण, इस तरह की कोई बात निकल कर सामने नहीं आ रही। मगर अब जिस तरह एक चीज और देखने को मिली आसिफ, कि जब से वज़ीर सेहत की तरफ से ये बात कही गई है कि इस इलाके में कोई बीमारी
नहीं है या इस तरह का कोई वायरस नहीं है। उसके बाद सियासी लोगों के आने का सिलसिला भी लगातार देखने को अब मिल रहा है। वहीं जहाँ कल कई बड़े लीडरों ने इन इलाके का दौरा किया और आने वाले दिनों में भी कई दौरे हो सकते हैं, मगर इस बीच पुलिस की तरफ से कई लोगों से पूछताछ का सिलसिला जरूर शुरू कर दिया गया है और आने वाले कुछ दिनों में मजीद लोगों से भी पूछताछ की जाएगी और लगातार इस पूरे इलाके को तकरीबन ये कहें बंद कर दिया गया है, क्योंकि इन तीनों घरों को बंद करने के बाद इनको जो खाना पीना दिया जा रहा है वो इंतजामिया की निगरानी में और इंतजामिया की तरफ से फराहम करदा खाना इनको दिया जा रहा है। खास करके खाने पीने की अशिया के साथ जहां तक कंबल हो या और चीजें हैं वो भी इंतजामिया की तरफ से इनको फराहम की जा रही है। कोई जमशेद, जिस तरह से हम बता रहे हैं और जिस तरह से आप भी बता रहे थे कि 3 खानदान मुतासर हुए, क्या जो इनमें बचे हुए लोग हैं जो अभी तक मुतासर नहीं हुए, ये जो मुतासर होने वाला सिलसिला है कि एक के बाद दूसरा घर का फर्द जो है वो मुतासर हो रहा है, क्या उस पर कोई रोक लगी है या अभी भी ये सिलसिला जारी है कि अभी भी लोग इस पूरे सरार बीमारी से मुतासर हो रहे हैं, इफेक्ट हो रहे हैं? बिल्कुल, जहां तक पुरस्कार बीमारी की हम बात कहें या किस कारण ये हो रहे हैं ये कहना मुश्किल है, मगर कल एक और खातून, जिस तरह मैं बता रहा हूँ, मोहम्मद यूसुफ नामी की अहलिया, उसको भी लाया गया है, वो भी इसमें मुतासर हुई है। बुजुर्ग खातून है, वो भी इसमें मुतासर हुई है। और मैं जिस तरह पहले ही बताया कि एक बच्ची और एक खातून पहले ही जेरे इलाज हैं और इन तीनों खानदानों के अंदर अब अगर कोई बचा है तो जो सबसे पहला केस जो सामने आया तो उसकी अहलिया बची है फजल हुसैन की, उसके बाद मोहम्मद असलम और इसकी अहलिया बची हैं, और दूसरी तरफ हमने देखा मोहम्मद रफीक इसमें अभी तक जो मुतासर इनमें नहीं हुए, बाकी पूरा खानदान इसमें मुतासर हुआ है और लगातार इस तरह के मामले सामने भी आए। मगर कल एक और केस जहाँ बुजुर्ग खातून है जो वो भी सामने आई और इस तरह के ही हालात इसके भी लग रहे हैं और उसको भी देर रात को मेडिकल कॉलेज लाया गया। मगर जिस तरह आगे की तहकीकात या आगे जिस तरह मजीद एकदम 5 या 6 मामले एकदम सामने आए थे वैसा मामला जरूर थमा हुआ है, मगर इसके बाद इंतजामिया की तरफ से या पुलिस की तरफ से बड़े पैमाने पर जिस तरह मैं बता रहा हूँ कि पूछताछ का सिलसिला शुरू कर दिया गया है, क्योंकि 6 के बाद इस इलाके में पूरी कई लोगों से इस वक्त तक पूछताछ की गई और जो हमारे जराए हमें बता रहे हैं कि पुलिस ने मुतासरा खानदान के साथ गांव के दीगर लोगों से भी पूछताछ का सिलसिला शुरू कर दिया है। जमशीद, एक चीज और भी बताइएगा, 22-23 ऐसे लोग हैं ये खानदान के जो इस वक्त सरकारी रिहाइश में रखे गए हैं, निगरानी हो रही है, 3 घर मुकम्मल तौर पर सील हैं। क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन क्या शुरू हुई है? जो 10 रुकनी कमेटी या जो तहकीकाती टीम तश्कील दी गई डीएसपी की क़यादत में, और अगर तहकीकात शुरू हुई है तो जो कहा जा रहा था कि पूरे गांव वाले जो बच्चे हैं, दाएं बाएं हैं, करीबी हैं, जो इस इलाके को बहुत अच्छे से जानते हैं, उनको हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की जाए, क्या ये सिलसिला शुरू हुआ या अभी इंतजार करें? यहाँ से पूछताछ पुलिस की तरफ से जरूर शुरू कर दी गई है, मगर हिरासत में किसी को नहीं लिया गया। पूछताछ का सिलसिला जरूर शुरू हुआ। गांव के लोगों की जहां तक बात है, गांव के लोगों से जब मैं खुद भी मिला तो उन लोगों का खुद भी ये कहना था कि हम पूरी तरह पुलिस को इसमें तावन करने को तैयार हैं, ये मामला हल होना चाहिए, उसके लिए पुलिस को जिस हद तक हमसे पूछताछ करनी है उसके लिए हम पूरे गाँव के लोग तैयार हैं। क्योंकि मैं जिस तरह बताऊँ कि इतना बड़ा गाँव या इतना घनी आबादी वाला गाँव नहीं है कि यहाँ इतने ज्यादा लोगों की पूछताछ होगी, मगर जितने लोग इस गाँव के अंदर मौजूद हैं वो खुद भी चाहते हैं कि मामला हल हो, उसके लिए वो पूरी तरह पुलिस को तावन देने के लिए तैयार है। और पुलिस की तरफ से जो सीट बनाई गई है उसने अपना काम काफी तेजी से शुरू किया हुआ है। जिस तरह मैं बता रहा हूँ कि हमारे जराए जो मैं बता रहा हूँ कि कई लोगों से पूछताछ का सिलसिला जो देखने को मिल रहा है और पुलिस इसमें हर एक शख्स हर एक एंगल से इस चीज को देख रही है कि किस तरह ये मामला साफ हो सकता है उसको। और जमशीद, खबर ये भी है कि अब इस इलाके में जब दौरों का सिलसिला भी शुरू हुआ है तो वज़ीर आला और नायब वज़ीर आला भी मुतासरीन से मुलाकात कर सकते हैं। सरकारी सतह पर या मकामी सतह पर कोई तस्दीक? अच्छा, इस तरह की कोई तस्दीक अभी सामने नहीं आई है, हुई है, मगर जरूर ऐसा लग रहा है क्योंकि जिस तरह के हालात बन रहे हैं, जिस तरह की आवाजें अब हिफ्ज़ इख्तिलाफ की तरफ से उठाई जा रही हैं, उसको देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में दौरा वो कर सकते हैं। क्योंकि जिस तरह ये बातें मैंने बताई भी आपको कि जिस दिन से वज़ीर सेहत की तरफ से ये बात कही गई कि यहाँ इस इलाके में कोई इस तरह की बीमारी या इस तरह का कोई इन्फेक्शन नहीं है, उसके बाद ये दौरों का सिलसिला शुरू हुआ। और आने वाले दिनों में मैंने कहा जिस तरह मजीद होगा, क्योंकि कल बीजेपी की क़यादत जिसमें रविंदर रैना साहब का रियासती सदर हो या जुल्फकार चौधरी, इकबाल मलिक पहले सबसे पहले ये वहां पहुंचे, और उसके बाद ये सिलसिला देखने को अब लगातार ही मिल रहा है कि आने वाले दिनों में मजीद लोग और इस इलाके में देखने को मिल सकते हैं। मगर जहां तक इन लीडरान की बात है तो क्योंकि कई चीजें ऐसी निकल कर सामने आ रही हैं जो हिफ्ज़ इख्तिलाफ की तरफ से आवाजें उठाई जा रही हैं कि बड़े लीडरान को या बड़े जो इस वक्त सरकार है इनको यहाँ पहुंचना चाहिए, इन मुतासरीन के साथ बात करनी चाहिए, इनकी मदद करनी
जानी चाहिए। इस तरह की आवाजें जरूर बुलंद हो रही हैं, मगर इस बीच पुलिस की तरफ से जिस तरह मैं बताऊं कि लगातार ही एक जिस तरह पुलिस की तरफ से तहकीकात का सिलसिला शुरू किया गया, इसमें हम ये मान के चल सकते हैं आसिफ कि आने वाले चंद दिनों में पुलिस जल्द अज जल्द इसमें कोई सुराग बहुत निकालेगी। शुक्रिया जमशेद मलिक, बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। 3 मकानात जो सील कर दिए गए बुठाल गांव के अंदर, और मुतासरीन जो इंतजामिया के अकोमोडेशन में इस वक्त हैं। सवालात का सिलसिला जमशेद बता रहे थे शुरू हुआ है, लेकिन किसी को हिरासत में अभी तक नहीं लिया गया। हर एंगल से पुलिस जांच कर रही है, सिचुएशन को मॉनिटर किया जा रहा, और मेडिकल टीम्स इलाके के अंदर जो पहले से ही कंफर्म कर दिया गया था हेल्थ मिनिस्टर की तरफ से भी कि इलाके में मौजूद हैं, तिब्बी साजो सामान आलात जो भी ज़रूरत होगा वो किया जाएगा। लेकिन चूंकि बड़ा रोल इसमें पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का है, तो उस एतबार से सबकी नज़रें अब इस पर हैं। बहुत जल्द ये तवक्को की जा रही है कि कुछ ना कुछ ज़रूर निकल कर आएगा। अब अगर कहीं जहर देने वाली बात है, किसी साजिश की बात है, कोई क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये बात सामने आती है, जो फिलहाल कुछ कहना कब्ल वक्त होगा, लेकिन पुलिस की रिपोर्ट्स और पुलिस की तरफ से ये जो FSL के अभी तक ली गए नमूने हैं, जांच में जो हतमी रिपोर्ट है वो आना बाकी है, इसलिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। इस बीच दौरों का सिलसिला शुरू हुआ। वक्त छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार अदालत का एक बड़ा फैसला, और जम्मू कश्मीर सरकार के लिए क्या है ये फैसला मायने रखता है, इस ताल्लुक से एक खबर इमरान हमें ज्वाइन कर रहे हैं श्रीनगर से, और उसके बाद मेहमान के पास चलेंगे उस खास मौजू पर जिसमें गुज़श्ता 15 से 18 सेगमेंट्स हमने किए हैं। एक और मेहमान हमें ज्वाइन करेंगे।
ब्रेक के बाद इस्तकबाल आप सबका। मेंटल हेल्थ इश्यूज रिलेटेड जिनके लोगों के सवाल आए हैं उसका भी ज़रा जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। थोड़ी देर में उस मौजू पर चलेंगे, उससे पहले एक अपडेट आपको देना ज़रूरी है। इमरान नाइकू भी हमें ज्वाइन किए हैं। 60 दिनों के अंदर 334 जुडिशियल असामियों को पुर करने का जो मामला था, जुडिशियल पोस्ट थी, उस ताल्लुक से सुप्रीम कोर्ट में बात पहुंच गई थी। और सुप्रीम कोर्ट में जम्मू कश्मीर के हवाले से जब समाअत हुई तो जम्मू कश्मीर सरकार की जो एप्लीकेशन थी वो मुस्तरद कर दी गई। सरकार ने जो प्ली लेकर वो गई थी हाई कोर्ट की डायरेक्शंस के खिलाफ, 334 जुडिशियल पोस्ट के हवाले से वो खारिज हो गई है। और जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट का जो पिछला हुक्म था उसको अदालत ने बरकरार रखा है। ये 60 दिनों के अंदर 334 पोस्ट में से इतलात के मुताबिक 156 के आसपास जो पोस्टें हैं आउट ऑफ 334, इनकी न सिर्फ निशानदेही हुई थी बल्कि बाज़ाब्ता तौर पर काम शुरू हुआ था। और जम्मू कश्मीर लद्दाख कॉमन हाई कोर्ट ने एक रिट पिटीशन, जिसको जो सीज रिट पिटीशन थी, साल 2017 से हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा सुनवाई इस मामले में होती भी रही और कई बार मुलाजमीन का ये जो मसला गया, लेकिन जो खाली पोस्टें थी उस पर अथॉरिटीज़ या खुद बार एसोसिएशन भी कई मरतबा सवाल उठाती रही। अब जब ये मसला हाई कोर्ट पहुंचा या अदालत पहुंचा तो हाई कोर्ट का जो पिछला फैसला था उसको बरकरार रखा गया। और इन सब के दरमियान आज के वक्त में अगर आप ये कहेंगे कि जम्मू कश्मीर सरकार के लिए कोई अच्छी खबर है तो बिल्कुल भी नहीं। अब क्या सरकार इन 340 पोस्ट को ये वक्त पर फिल की जाए, ये नहीं चाहती थी, इस तरह का कोई मन था। और 334 जो असामियों की तख्लीक थी या क्रिएशन थी, सुप्रीम कोर्ट में जब बात पहुंची तो जम्मू कश्मीर सरकार की दरख्वास्त क्यों मुस्तरद की गई, एक इसका जवाब तलाशेंगे। और ये भी हिदायत दी गई थी कि 334 अदालती जो ओहदे हैं, जुडिशियल पोस्ट जो हैं, सिर्फ 2 महीनों का वक्त दिया गया था सरकार को कि क्रिएशन ऑफ पोस्ट भी और साथ साथ ये प्रोसेस और आगे रिक्रूटमेंट का बढ़ाया जाए। इस मुतनाज़ा हुक्म में किए गए मुशाहिदात आर्जी नौइयत के हैं और बेंच की तरफ से कहा गया कि हमें मौजूदा दरख्वास्त पर गौर करने की कोई वजह नज़र नहीं आती, लिहाजा इसे मुस्तरद किया जाए, इसको खारिज किया जाए और आर्जी हुक्म में की जाने वाली मुशाहिदात फाइनल हुक्म की बुनियाद पर आर्जी होंगे। इमरान नाइकू हमारे साथ है। इमरान, क्या मज़ीद तफसीलात हैं और सरकार क्यों ये चाह रही थी कि हाई कोर्ट का जो हुक्म है उसको शायद तब्दील किया जाए या पलटा जाए? क्या ये पॉसिबल नहीं था कि 60 दिनों के अंदर 334 पोस्ट को क्रिएट और फिर रिक्रूटमेंट का कोई प्रोसेस आगे बढ़े, जो सुप्रीम कोर्ट से अब फैसला बरकरार रखा गया हाई कोर्ट का? इमरान, आप तक आवाज पहुंच रही है? इमरान नाइकू हमें ज्वाइन कर रहे हैं श्रीनगर से, मुकम्मल तफसीलात उनसे लेंगे। इमरान, आप तक आवाज पहुंच रही है? हाई कोर्ट को जम्मू कश्मीर इंतजामिया के अफसरान को गैर जरूरी तौर पर तलब न करने की हिदायत दी गई थी और जस्टिस भट्टी ने क्लर्कों पर भी बढ़ते हुए बोझ का जिक्र करते हुए ये मामला खुद हुकूमत की तरफ से हाई कोर्ट की तवज्जो का बाइस बना था। और इसके जवाब में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने शिकायत की कि ऐसे मामलात इंतजामी सतह पर हल किए जाने चाहिए, न कि अदालती सतह पर। और हुकूमत ने 156 ओहदों का क़याम कर लिया है। हाई कोर्ट के मुशाहिदात पर एतराज़ किया कि जिनके मुताबिक हुकूमत इन मुशाहिदात को चलाने में मुश्किल महसूस कर रही है। साल 2017 में एक दरख्वास्त दायर की गई थी जिसमें हाई कोर्ट के मुलाजमीन के माली फ़वाइद के बारे में बात की गई थी और इसके बाद ये केस अदलिया में इजाफी अमले की ज़रूरत के बारे में वसी तर बहस में बदल गया। हाई कोर्ट ने नवंबर 2024 में अपने हुक्म में ये कहा था कि हाई कोर्ट या चीफ जस्टिस के मशवरे पर ओहदों की तख्लीक या क्रिएशन ऑफ पोस्ट हुकूमत पर लाजिम है और इसमें किसी भी किस्म की मुदाखलत नहीं की जा सकती। बहरहाल 334 असामियों की तख्लीक का जो मामला था, सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर हुकूमत की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा है। चलिए, ये थी अदालतों के हवाले से बात अब उस मुहिम की करते हैं जो हम गुज़िश्ता महीनों से चला रहे हैं। डिप्रेशन, एंग्जाइटी या जो मेंटल इलनेस है, जहनी दबाव जो है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं जम्मू कश्मीर में इस तरह के मामलात में इजाफा हो रहा है और जिससे समाज में भी एक किस्म का मनफी असर जो है वो देखने को मिल रहा है। लेकिन इन मामलों पर हम लगातार बात कर रहे हैं और जब हम बात कर रहे हैं तो इसका असर भी देखा जा रहा है, क्योंकि वो लोग जो इस बीमारी में मुब्तला है, डिप्रेशन हो या एंग्जाइटी हो या जो मेंटल इलनेस है, इन तमाम मामलों में मुलव्वस है, वो इसका इलाज भी कराते हैं और फिर डॉक्टरों के साथ भी वो राब्ता कर रहे हैं। और इस प्रोग्राम के ज़रिए भी हमारी यही कोशिश है कि वो लोग जो इन मुख्तलिफ बीमारी में मुब्तला है वो डॉक्टरों से राब्ता करे
और अपना इलाज कराएं, ताकि एक समाज में एक किस्म का मुस्बत असर जो है वो देखने को मिले और जो लोग इस किस्म की बीमारियों में शिकार है उनको कहीं ना कहीं राहत पहुँचे। और इस तरह से हम जो तिबी माहिरीन हैं या माहिर नफ्सियात हैं उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर जो लोग इसमें मुब्तला है किस तरह उनको पता चले कि उन्हें किसी स्पेशलिस्ट के पास जाने की ज़रूरत है, अपना इलाज कराने की ज़रूरत है और इसके क्या असरात है। आज भी हम यही समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ सोलिहा खान साहिबा है, फाउंडर है शहजार रिहेबिलिटेशन सेंटर की। सोलिहा खान साहिबा, खुश आमदीद आपको कहेंगे प्रोग्राम सलाम जेके में, और बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। डिप्रेशन की जब हम बात करते हैं तो आपसे समझना चाहेंगे कि एक नौजवान लड़का या नौजवान लड़की किस तरह उसको पता चले कि मैं इस बीमारी में मुब्तला हूँ, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कई लोग जो इस बीमारी में मुब्तला होते हैं उनको वो डिप्रेशन के शिकार होते हैं या एंग्जाइटी के शिकार है, पहले तो वो मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि हमें किसी माहिर डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है या उससे बातचीत करने की ज़रूरत है। तो आपसे समझना चाहेंगी कि एक नौजवान लड़का या लड़की किस तरह क्या इसके सिम्टम्स है और किस तरह उसको ये महसूस है कि मुझे एक डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है, डॉक्टर से बातचीत करने की ज़रूरत है। अस्सलामु अलैकुम। मेरा तहे दिल से शुक्रिया है गुलिस्तान न्यूज़ चैनल का। आप हमेशा ऐसा कोई टॉपिक, एक सोशल टॉपिक लेकर आते हैं जिस पे जितनी चाहे बात की जाए, हमेशा लगता है कम है। आप लोग इस बार मेंटल हेल्थ लेकर आए हैं। हमें लगता है कि हमने काफ़ी बहुत ज़्यादा देरी कर दी है इस रिलेटेड बात करने की, लेकिन कहते ना देर आए दुरुस्त आए। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये जो भी मुहिम चलाते हैं, जिस टॉपिक पे भी चलाते हैं, तो मुझे लगता है कि आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि आपकी रीच जितनी ऑडियंस तक है, जितनी ऑडियंस इससे अवेयर हो सकती है, उसके लिए इट्स अ इनक्रेडिबल जॉब। सो थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर दैट। दूसरी बात, किसी भी इंसान को खुद से ज्यादातर पता नहीं चलता है कि वो डिप्रेशन का मरीज बन रहा है या उसके अंदर कोई 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 ऐसी चीज आ रही है जो उसको डिप्रेशन की ओर ले जा रही है। स्टार्टिंग में ही उसको ऐसा अंदेशा नहीं होता है, क्योंकि अवेयरनेस कम है, एजुकेशन कम है इस रिलेटेड। तो आपके सबसे पहले जो आपके लव्ड वंस है इर्द गिर्द के, उनको वो चेंजेस पता चलती है और वो उस रिलेटेड आपके सामने आके बात कर सकते हैं। अगर आपको पता भी चल रहा होता है, जो बंदा ऑलरेडी डिप्रेशन में है, आई डोंट थिंक सो कि वो ज्यादा जल्दी आके बाहर निकल के इस रिलेटेड बात कर पाता है। तो अगर वो बात कर भी पाता है, जो एजुकेटेड है, जिनको पता है इस बारे में, वो रीच आउट करते हैं हेल्प, राइट। लेकिन जो बेचारे रीच आउट नहीं कर पाते हैं हेल्प, तो उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं, उनके फैमिली, उनके पेरेंट्स, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उनसे बात करें। सबसे पहले, अगर डिप्रेशन या एंजाइटी या कुछ भी ऐसी चीज है, अगर आप घर पे ही बैठ के आपके इर्द गिर्द के लोग आपको नोटिस कर लेते हैं, तो जितनी जल्दी हेल्प पहुंचती है, जैसे आप बोलते हैं डिप्रेशन को बनने में या उसका पीरियड जो होता है वो 2 हफ्ते होता है। 2 हफ्ते तक अगर आपका सेम बिहेवियर रहता है, तो दैट मीन्स हम आपका जो प्रोफेशनल इंसान है वो बोलेगा कि ओके फाइन, यू हैव डिप्रेशन और यू आर हैविंग सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन। तो अगर 2 हफ्ते में ही उसका इलाज पहुंच जाता है उस तक, या उसकी करेक्ट काउंसलिंग हो जाती है, करेक्ट थेरेपिस्ट मिल जाता है उसको, तो वो डिप्रेशन से निकलना बहुत आसान हो जाता है, एज कम्पेयर टू अगर आप उसको बहुत ही देरी में लेकर आते हैं, तो वो प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए जो इंसान डिप्रेशन से जूझ रहा है, उसके लिए ये अवेयर होना कि उसके साथ क्या हो रहा है, वो उसको खुद एक एजुकेशन की जरूरत होती है, क्योंकि हर किसी को नहीं पता कि डिप्रेशन की क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। या उसकी फैमिली अगर उसके बिहेवियर में कोई चेंज पाती है, तो वो आके उससे बात करे या वो उसको हेल्प दिलाए, वो उसको प्रोफेशनल के पास ले जाए। वो चीजें इंपॉर्टेंट है डिप्रेशन के इनिशियल स्टेजेस में। डॉक्टर सोलिहा खान साहिबा, एक चूंकि हम पिछले दिनों भी आपसे बात कर रहे थे और जितने माहिरीन हैं उन्होंने कहा कि डिप्रेशन या जो मेंटल हेल्थ की जब बात होती है तो इसकी डिफरेंट टाइप से, मुख्तलिफ अक़साम से मरीज़ या एक शहरी गुजरता है और बाद में जाकर इसको डिप्रेशन का नाम दे दिया जाता है। इसकी भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। आज चूँकि हम सरमा से गुजर रहे हैं तो मुझे मुनासिब लगता है ये पूछना कि विंटर डिप्रेशन की या डिसऑर्डर की बहुत ज़्यादा बात होती है, ये असल में क्या है और क्या विंटर्स के दौरान किसी किस्म का डिप्रेशन जो किसी शहरी कोई अगर मुब्तला हो जाता है इसमें, तो विंटर ख़त्म होने के साथ इसकी अलामत यह है कि ये ख़त्म हो जाता है, या विंटर्स ख़त्म होने के बावजूद भी जारी रह सकता है?
ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है, और उसका कोपिंग मैकेनिज्म कितना, उसकी एबिलिटी टू कूप विद दैट डिप्रेशन डिपेंड करता है। जी। विंटर, ये जो सीजनल, इसे सीजनल डिप्रेशन कहते हैं। ये हर सीजन, जरूरी नहीं है विंटर सीजन के ही डिप्रेशन हो, किसी को रेनी सीजनल डिप्रेशन होता है। कनाडा में एक बहुत बड़ा प्रोविंस है कैलगरी। कैलगरी में आपका 9 महीने सिर्फ बरसात होती है, सिर्फ बारिश होती है, तो उसको रेनी डिप्रेशन वहां कहा जाता है। तो यहाँ पे विंटर हमारा 3 महीने का है या 4 महीने का है, तो हम कहेंगे इसको विंटर डिप्रेशन है। ये मूड स्विंग्स पे डिपेंड करता है। किसी को धूप अच्छी नहीं लगती तो उसका बोलेंगे कि उसको जी धूप से डिप्रेशन होता है। किसी को विंटर का फॉगी क्लाउडी चीज अच्छी नहीं लगती तो उसको उस वजह से उसका मूड स्विंग चेंज होता है। इट्स ऑल द मूड स्विंग, ठीक है, कि किस मौसम से आपका मूड चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये किसी का 3 महीने तक रहता है, किसी का 4 महीने तक रहता है, और किसी का जाते जाते विंटर खत्म हो गया तो वो खत्म हो जाता है, और किसी का 1 साल से 2 साल तक रहता है। तो वही डिपेंड करता है कि आपके इंसान के अंदर उसकी एबिलिटी टू कूप विद द स्ट्रेस, टू कूप विद द डिप्रेशन कितना है, और उसकी मेंटल वेल बीइंग कितना है कि वो इस मूड चेंज से बेटर हो सकता है, या फिर उसको थेरेपिस्ट की जरूरत है या उसे डॉक्टर की जरूरत है। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन एन इंडिविजुअल पर्सन कि वो किस तरीके का, उसके अंदर एबिलिटी कितनी है, कितना वो स्ट्रेस से या डिप्रेशन से लड़ सकता है, या उसे कितनी हेल्प की जरूरत है। अगेन इट डिपेंड्स अपॉन इंडिविजुअल, अगेन इट डिपेंड्स अपॉन द फैमिली जो उसके इर्द गिर्द है, वो कितनी चेंजेस उसके अंदर नोटिस कर रही है। कुछ ऐसा होता है विंटर में लोग आधे सोते रहते हैं तो सोते ही रहते हैं, या किसी को नींद नहीं आती है किसी वजह से। तो ये सारा खेल आप किस फैमिली में आप हो, और वो बंदा किस फैमिली में है जिस उस डिप्रेशन से गुजर रहा है, फिर वो फैमिली और उसके लव्ड वंस या वो खुद कितना उस चीज से बाहर निकलना चाहता है, वो कितना हेल्प सीख करता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट करता है हमारी ही कम्युनिटी से, इंपॉर्टेंट करता है हमारी ही कम्युनिटी से, हमारे ही बनाए हुए माशरे से, हमारी ही एक फैमिली से जो उस बच्चे को देख रहा है या उस इंसान को देख रहा है उस चीज से जूझते हुए। ये डिप्रेशन, जहनी तनाव या जो गैर यकीनी सूरत हाल है, इज़्तिराबी कैफियत है, ये जो बेचैनी है, ये हम सुनते आ रहे थे मैडम बहुत कि ये ऐसी परेशानियों की तरफ भी ले जाती है कि खुदकशी की या खुदसूजी के थॉट्स भी कई बार आते हैं। और कई लोग इसकी मिसाल आज ऐसे भी देते हैं कि एक मारूफ बॉलीवुड एक्टर थे सुशांत सिंह केस, जब चूंकि उसमें भी इसी तरह की कुछ रिपोर्ट्स आई थी, डिप्रेशन का बहुत वहाँ पर जिक्र या हवाला दिया जाता है। कौन सा ऐसा स्टेज है डॉक्टर सोलिहा साहिबा कि जहाँ पर ये पता चल जाए कि अब मेरे बस से चीज़ें बाहर हैं, मुझे यहाँ से आगे जाकर किसी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से, किसी काउंसलर से या डॉक्टर से रुजू करने की ज़रूरत है? किसी भी इंसान को अगर 2 हफ्ते से ज्यादा सेम सिम्टम्स अपने अंदर महसूस हो रहे हैं, कोई चेंज ज्यादा महसूस नहीं हो रही है, 2 हफ्ता कंटिन्यू अगर वो सो रहा है तो वो सो ही रहा है, या नहीं नींद आ रही है, या खा रहा है तो बहुत ज्यादा खा रहा है, या बिल्कुल खाना छोड़ दिया है, या एकदम आइसोलेशन हो गई है उस इंसान की, या बात नहीं कर रहा है किसी से, या जिस तरीके का वो पहले एक्टिव हुआ करता था या हुआ करती थी वो वैसा नहीं है, अब लो फील कर रहे हो तो बहुत ही ज्यादा लो फील करते हो, हाई फील करते हो तो बहुत ही ज्यादा हाई फील करते हो, एकदम जो नॉर्मल बिहेवियर से हट गया है, और आपका ये 2 हफ्ते से कंटिन्यू चल रहा है। जरूरी नहीं होता है, कभी क्या होता है कि कोई अचानक से बंदा लो फील करता है, उसके न्यूरोट्रांसमीटर्स, जरूरी नहीं है उसके लिए कोई हादसा हो गया हो जिंदगी में, ठीक है, अचानक से कभी भी किसी के न्यूरोट्रांसमीटर्स लो हो जाते हैं, ठीक है, अचानक बोलते हैं ना कि ये उस वही ठीक, इसको अचानक कैसे हो गया, हो जाता है, अचानक भी होता है, उसके लिए जरूरी नहीं है कि कोई बहुत बड़ा हादसा जिंदगी में हो जाए या कुछ ऐसा फैमिली में कोई वाकया हो गया हो तो इसी वजह से कहेंगे कि इसको शॉक लग गया या ये डिप्रेशन में चला गया। जरूरी नहीं है, कभी नेचुरली भी हो सकता है। तो वो चीज देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या मेरे ये सिम्टम्स, मैं अगर ऐसा फील कर रही हूँ या कर रहा हूँ 2 हफ्ते से ज्यादा हो गया है तो शुड आई सीक हेल्प। जरूरी नहीं आप डायरेक्ट मेडिसिन पे आ जाओ, अगर आप स्टार्टिंग में ही काउंसलिंग और अपनी थेरेपी ले लेंगे, किसी से बात करेंगे, तो आपको मेडिकल हेल्प की जरूरत, आपकी प्रिस्क्रिप्शन हेल्प की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका प्रिस्क्रिप्शन फिर
अलग वो आप पे डील करता है, फिर आपको अलग एक मेडिसिन की एडिक्शन हो जाती है, जिससे बाहर निकलना फिर और ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो डिपेंडेंसी आ जाती है उस पे कि मैं मेडिसिन के बगैर सो नहीं सकता। ठीक है, मतलब अर्ली चाइल्डहुड भी एक रीजंस हो सकते हैं डिप्रेशन के। अगर हम अर्ली चाइल्डहुड से ही स्टार्ट करें, हमारे 10 से 19 साल के बच्चे आप देखिए एडोलसेंस की एज में ही आजकल डिप्रेशन एंजाइटी के शिकार हो रहे हैं। तो अब अगर हम वहां से ही अपना काम करना शुरू कर दे, अपनी फैमिली, लव्ड वंस, कम्युनिटी मेंबर्स, तो हम बहुत ज्यादा चेंज पा सकते हैं, क्योंकि मेंटल हेल्थ इज अ बेसिक ह्यूमन राइट। अच्छा डॉक्टर साहिबा, अगर ये मान कर चलें कि डॉक्टर या मेडिसिन तक बात अगर ना ले जानी हो, इखलाकी तौर पर भी अगर जिम्मेदारी निभाई जाए, क्या इस मर्ज से बाहर निकला जा सकता है, जिसमें बात वालिदैन तक, दोस्तों तक, रिश्तेदारों तक और आसपास के माहौल पर आ जाती है? बेशक बेशक, लेकिन हमें देखा जाए कश्मीर में वी आर रिलीजियस कम्युनिटी, राइट? तो हमारा मसला ये हो जाता है कि अगर घर पे किसी बच्चे का कोई फर्द डिफरेंटली एक्ट कर रहा है, तो सबसे पहले बोला जाता है कि एमिश जिन सामुत, ये पीर के पास ले जाइएगा। तो हमारे माँ बाप को भी ये इतना अवेयर, हमारे लव्ड वंस को भी इतना अवेयर होने की जरूरत है कि हर बात पे आप पीर फकीर के पास नहीं लेके जा सकते। बहुत सारे पीर फकीर ऐसे हैं, मुझे माफ करेगा, जो इसमें आप अपना बिजनेस चलाते हो, आप अपने इसमें धंधा चलाते हो। बहुत सारे पीर फकीर ऐसे भी है, हमारे पास पेशेंट्स उन पीरों ने भी भेजे हैं, आई डोंट नो, आई विल नॉट द नेम, बट बहुत सारे पीर ऐसे हैं जिन्होंने अपने माँ बाप को डायरेक्टली बोल दिया ये हमारे बस की बात नहीं है, इनको डॉक्टर्स के पास ले जाओ। बहुत सारे पीर फकीर ऐसे ही है जिनको जब हार चुके हो सब, जब अब पता है कि कुछ भी नहीं हो रहा है, वो तब एंड पे कहते, एंड पे फिर वो आते कि हम जी अब थक गए हैं, अब आप लोग डॉक्टर साहब, चूंकि आप तो स्टार्टिंग में ही अगर माँ बाप सेंटर भी चलाती है और इन लोगों से मिलती है, इनका इलाज करती है, तो आपसे जानना चाहेंगे कि आम तौर पर क्या वजूहात होते हैं इस डिप्रेशन की, कि हम देख रहे हैं कि एक आम आदमी जो है एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहा होता है, लेकिन अचानक से वो इस मूड में चला जाता है, बेचैनी उसमें पैदा होती है या इस तरह भी कैफियत उसमें पैदा होती है। तो आम वजूहात क्या है कि जिस वजह से लोग डिप्रेशन या एंग्जाइटी के शिकार होते हैं? कोई भी इंसान अगर अनफेवरेबल सर्कमस्टांसेस का शिकार होता है, जैसे वायलेंस ले लो, पॉवर्टी ले लो, अब्यूज ले लो, सेक्सुअल अब्यूज, फिजिकल अब्यूज, इनइक्वालिटी ले लो, डोमेस्टिक वायलेंस ले लो, ये सारी डिसेबिलिटीज ले लो आप, अगर कोई भी इंसान इस चीज में का किसी भी सर्कमस्टेंसेस में शिकार होता है, एक्सपोज होता है, तो वो एक हायर रिस्क पे आता है कि वो मेंटल हेल्थ कंडीशन डेवलप कर सकता है। बहुत सारे फैक्टर जेनेटिक भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई ये एक्सपोज हुआ हो तभी मेंटल हेल्थ हो, नहीं, कुछ जेनेटिक थिंग्स भी होते हैं कि किसी की मम्मी, किसी के डैड या कुछ ये वो किसी मेंटल हेल्थ कंडीशन का रहा हो, तो वो जेनेटिकली भी आप देखा जा रहा है। बायोलॉजिकल होता है, साइको सोशल इम्पैक्ट्स होते हैं कि पीयर प्रेशर होता है बच्चों का, यूजुअली अगर हम देखा जाए एडोलसेंट्स का देखा जाए तो पीयर प्रेशर जो उन पे डाला जाता है, हार्श पेरेंटिंग कही जाए, फिजिकल अब्यूज कहा जाए, सेक्सुअल अब्यूज कहा जाए, या कंपैरिजन जो वो करते हैं कि मैं ऐसे इकोनॉमिकल बैकग्राउंड से आता हूँ या मेरा दोस्त दूसरे इकोनॉमिकल बैकग्राउंड से आता है या उसके पास वो चीजें हैं, मेरे पास ये चीजें, मटेरियलिज्म जो आ चुका है, ये बहुत सारे फैक्टर्स है जो इस चीज का रीजन है। एक फाइनल चीज आपसे जानना चाहेंगे, जब जिम्मेदारियों की बात आपने की, मुख्तलिफ इदारे काम कर रहे हैं, आप भी एक बड़े रिहेबिलिटेशन सेंटर को चला रही हैं, बहुत सारे लोगों से मुलाकातें होती हैं, इलाज आप करने में बड़ा कलीदी किरदार अदा करती हैं। वो जो आज से 10, 12, 15 साल पहले या 8, 7 साल पहले हम देखते थे कि अगर इस बीमारी के बारे में ज़रा सा भी कोई निशानदेही हो गई तो शायद वो जो पागल, बेवकूफ़ और जहनी बीमारी वाला वो एक टैग लगा दिया जाता था, वो जो सोशल स्टिग्मा की बात हम अक्सर करते हैं। क्या ये अवेयरनेस प्रोग्राम्स, ये इदारे, ये सेंटर्स, ये NGOs या हुकूमत बाज़ाब्ता तौर पर इस टैग को दूर करने में और लोगों को अवेयर करने में कामयाब नजर आई है, और कितना फ़र्क आज के वक्त में आप महसूस कर रही हैं 2025 में? आपको मैं बता दूं, जो मेंटल हेल्थ के साथ स्टिग्मा है ना, ये सिर्फ कश्मीर तक महदूद नहीं है, ये वर्ल्ड वाइड है। एग्जैक्टली। तो इसका साथ जितना भी आप इंफ्रास्ट्रक्चर या हेल्थ सिस्टम लेके चले ना, वो सब अंडर रिसोर्स्ड है, बहुत ही अंडर रिसोर्स्ड है। जितना भी आप मेंटल हेल्थ के रिलेटेड करें, बहुत ही अंडर रिसोर्स्ड है वर्ल्ड वाइड।
कश्मीर को तो मैं इतना सा हिस्सा मानती हूँ इस चीज के लिए। और कश्मीर में जितनी भी अवेयरनेस हुई है ना, मैं कहूंगी 1 to 3% तक अवेयरनेस अगर हुई है, उस वजह से आप देखिए हमारे ओपीडीज का फुटफॉल भरा पड़ा है। अगर आप देखें कि कितनी हद तक लोग अभी भी अनअवेयर है, और अभी भी इसके साथ स्टिग्मा, पागलपन का, जैसे आप बोल चुके हैं, ये पागल गोमुत, वो अटैच है। जब तक कि हम मेंटल हेल्थ को एक जनरल हेल्थ चेकअप ना, वो दायरा ना दे कि जैसे हम अपने जनरल हेल्थ चेकअप का करते हैं हर 2 महीने बाद, हर 3 महीने बाद हमारा पूरा जनरल हेल्थ चेकअप होता है और उसकी प्रायोरिटी दी जाती है घरों में, वैसे ही मेंटल हेल्थ को भी एक उतनी ही प्रायोरिटी जब तक नहीं मिलेगी, हम ना अवेयर, उतनी हमारी ना अवेयरनेस हुई है, ना फिर हमारी उतने लोग बाहर आए हुए हैं। अभी भी आई कांट इवन टेल यू कि ओपीडी में जब हम पेशेंट्स देखते हैं तो किस तरीके से लोग हमारे पास आते हैं कि उनकी माँ को भी ना पता चले, उनके बाप को भी ना पता चले। इट्स ह्यूज स्टिग्मा। तो अभी मैं कह रही हूँ 2 या 3% ही हटा है, उससे ज्यादा नहीं हटा है। सोलिया खान साहिबा बानी हैं शहजार रिहेबिलिटेशन सेंटर की। हमें उम्मीद और इस दुआ के साथ आपको भी खैराबाद इस प्रोग्राम में फिलहाल कहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आने वाले दिनों में मजीद मस्बत और बेहतर नताइज की तरफ हम सब जाएं, और जो आपका किरदार है उससे हज़ारों लोग मुस्तफ़ीद भी और मुतासिर भी हों। बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। कुछ एक मिनट्स हैं, मौसम के हवाले से भी अपडेट करना, अगर कॉल साथ साथ आ रही हैं तो कॉल्स भी ले लेंगे। कुछ एक मिनट्स आप लोगों की बात भी सुननी है, और ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। स्पेशल सेगमेंट या जो सीरीज़ चल रही है उस ताल्लुक से भी बात करेंगे, और साथ साथ आपको ये बताना भी ज़रूरी है कि मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर जहाँ पर आप सब जानते हैं कि सरकारी सतह पर भी इकदाम होते हैं मेंटल हेल्थ के हवाले से, और टेलीमानस के ज़रिए अब लोगों को कनेक्ट करने का भी एक तरीकाकार वो हम सब जानते हैं, वो तलाशा गया है। लेकिन इससे पहले हम वेदर अपडेट की तरफ जाएं। एक खबर मुलाजमीन के ताल्लुक से बताना और दिखाना ज़रूरी है, और वैसे तो मैक्सिमम लोग जानते हैं सरकारी मुलाजमीन को तोहफा दिया गया है, और काबीना का इजलास मुनक्किद हुआ दिल्ली में, जिसमें 8th पे कमीशन को वज़ीर-ए-आज़म की सदारत में होने वाले इजलास में मंजूरी मिल गई। मुल्क भर के अंदर लाखों बल्कि करोड़ों 1.15 करोड़ एम्प्लॉयज़ जो हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, इसके अलावा पेंशनर्स हैं, वर्कर्स हैं, वो तमाम लोग मुस्तफ़ीद होंगे। रियासतों के साथ जल्द और यूटीज़ के साथ इस सिलसिले में मुशावरत की जाएगी। एक कमेटी तश्कील दी जाएगी, और पैनल बाज़ाब्ता तौर पर जिसके चेयरमैन और 2 मेंबर्स जल्द नामजद कर दिए जाएंगे जो अपना काम करेंगे। लेकिन दिल्ली के अंदर होने वाली इस मीटिंग से बताया गया कि मुशावरत का एक सिलसिला या जो दौर है शुरू उस वक्त करने के साथ साथ एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी। 10 साल के बाद पे कमीशन बनता है या अपना काम करता है, 10 साल के बाद तब्दीली होती है। आखिरी 2014 में बना, और उसकी सिफारिशात को डॉक्टर मनमोहन सिंह के होते हुए जो शुरू की गई थी वो जाकर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में 2015-16 में जाकर बाद में इम्प्लीमेंट हुई। तो जनवरी 2026 तक ये तवक्को की जा रही कि 8th पे कमीशन जिसके मुताबिक काम शुरू होगा, और वो जो सैलरी स्ट्रक्चर होता है जिसमें अलाउंसेस हैं, बोनस हैं, खुसूसी मुराद हैं, इसके अलावा पेंशनर्स हैं, उनके हवाले से जो इकदाम सरकार उठाती है, तो वो सैलरी स्ट्रक्चर को डिफाइन करने में एक इम्पॉर्टेंट और कलीदी किरदार 8th पे कमीशन का रहने वाला है। वो बात दूसरी है कि कमीशन जब अपनी रिपोर्ट देगा तो सरकार उसको कबूल भी कर सकती है, मुस्तरद भी करती है, लेकिन चूंकि हुकूमत को माली पोजीशन के मुताबिक ये कबूल करना होता है, और कमीशन भी उसी हिसाब से रिपोर्ट्स तैयार करता है। जो महंगाई दर है उसको मद्देनज़र रखना होता है कि क्या कहीं मुलाजमीन एक अच्छी खासी सैलरी लेने के बावजूद भी परेशान तो नहीं है। वो सारी चीज़ें वजाहत के साथ बाज़ाब्ता तौर पर रिपोर्ट के जरिए हुकूमत के सामने आएगी, और कब पे कमीशन अपना काम करेगा। मरकजी वजीर को सुनिएगा और उसके बाद वेदर अपडेट। प्रधानमंत्री जी ने केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए 8th सेंट्रल पे कमीशन को मंजूरी दे दी है। 8th सेंट्रल पे कमीशन आप सब जानते हैं 1947 से अब तक 7 पे कमीशन हुए हैं, और प्रधानमंत्री जी ने एक रेगुलर रिदम के साथ पे कमीशन बनाने का जो एक संकल्प लिया है, उसके हिसाब से 2016 में लास्ट पे कमीशन 7th पे कमीशन स्टार्ट हुआ था। तो 2026 केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए 8th सेंट्रल पे कमीशन को मंजूरी दे दी है। 8th सेंट्रल पे कमीशन आप सब जानते हैं 1947 से अब तक 7 पे कमीशन हुए हैं, और प्रधानमंत्री जी ने एक रेगुलर
रिदम के साथ पे कमीशन बनाने का जो एक संकल्प लिया है, उसके हिसाब से 2016 में लास्ट पे कमीशन, 7th पे कमीशन स्टार्ट हुआ था, तो 2026 में इसका टर्म कंप्लीट होता है। उससे वेल बिफोर 2025 में 8th पे कमीशन स्टैब्लिश करने से सफिशिएंट टाइम मिलेगा सो दैट द रिकमेंडेशंस कैन बी रिसीव्ड वेल बिफोर। चलिए आगे बढ़ते हैं और जरा आपको वेदर अपडेट की तरफ भी ले चलते हैं। मुख्तलिफ इलाकों के अंदर मौसम कैसा था पहले हमने आपको बताया, और 19 तक कोई ज़्यादा तवक्को तब्दीली की नहीं है, लेकिन टेम्परेचर -2 श्रीनगर के अंदर, रात का कम से कम दर्जा काजीगुंड में 2.4, कुपवाड़ा 2.7, पहलगाम 11.8 और गांदरबल के अंदर जहां पर 3.8 महकमा मौसमियात के मुताबिक। श्रीनगर के अलावा नॉर्थ कश्मीर में भी आप बांडीपुरा में चले जाएं तो 3.4, 0.2 बारामूला में, पुलवामा 2.3 और इसी तरीके से आप देखेंगे बडगाम में भी 1 और 2, चूंकि श्रीनगर में तो ज़्यादा फर्क नहीं है। शोपिया में 4.1 लेकिन माइनस। इधर नॉर्मल दूसरी तरफ जम्मू के अंदर 5.2, सांबा 1.3, डोडा 8.0, रामबन 4, किश्तवाड़ 0.2 अभी तक की जो तस्दीक है ये सुबह तक, रात से अब तक की सूरत हाल। और उधमपुर में 1.3, पुंछ में 1.4, करगिल कहानी अलग है। जब लद्दाख खिते में आप जाते हैं -13.8 और मनफी में लेह के अंदर भी 13, यानी लेह और करगिल में बराबर की सर्दी। और अब तक सबसे ज्यादा द्रास दुनिया के बुलंद और सर्दतरीन मकामात में से एक, सबसे ठंडे इलाकों में से एक, 14,000 से जायद समुद्री सतह से बुलंदी पर वाक़ इस इलाके के अंदर 22.9 रात का कम से कम तापमान या जो टेम्परेचर रहा है, और इस वक्त भी कोई ज़्यादा फर्क महसूस नहीं किया जा रहा। तो सरतरीन इलाके की सूरत हाल है। वेदर अपडेट के साथ इस प्रोग्राम में आप सबसे इजाज़त चाहेंगे। आसिफ रशीद और जहूर को इजाज़त देंगे, लेकिन JK 24/7 न्यूज़ और गुलिस्तान न्यूज़ पर खबरों, तज्जियों और तबसरों का सिलसिला दिन भर जारी रहेगा। प्रोग्राम्स, डिबेट्स, डिस्कशंस यहाँ चलती रहेंगी। आपकी आरा, आपका फीडबैक, आपका ओपिनियन बहुत ज़रूरी है हमारे प्रोग्राम्स को बेहतर करने के लिए आए, और साथ साथ आपकी रहनुमाई के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कॉल्स का सिलसिला कल कंटिन्यू करेंगे। मजीद खबरों, तज्जियों और तबसरों के लिए विजिट करें ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistannews.in पर। अल्लाह ने के बाद।